हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सोल हीलर की एपिसोड 01 के साथ हाजिर हूं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें इस जगह के बारे में बताया जाता है कि इस जगह को फाइटिंग स्पिरिट मेनलैंड कहा जाता है और फाइटिंग स्पिरिट मेनलैंड के ऊपर सिर्फ स्ट्रेंथ ही सब कुछ है। अगर आपके पास स्ट्रेंथ है तो आपके पास सब कुछ है, और अगर आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है आप एक बहुत ही लो लाइफ के बंदे हैं। अगर यहाँ पर आपको फाइटिंग स्पिरिट मेनलैंड में इज्जत चाहिए तो वो आप अपनी इज्जत खुद करवा सकते हैं। अगर आपके पास मार्शल आर्ट्स के स्किल्स हैं, जहाँ पर जो भी मास्टर्स होंगे जिनके पास मार्शल आर्ट्स के स्किल्स होंगे और जिनके पास स्ट्रेंथ होगी, उनको यहाँ पर फाइटिंग स्पिरिट्स मास्टर कहा जाता है। तो यहाँ पर फाइटिंग स्पिरिट मास्टर्स के पावर के हिसाब से 9 लेवल्स होते हैं। सबसे नीचे लेवल 1 होता है और सबसे टॉप पर लेवल 9 होता है। अपने आप को लेवल अप से लेवल 2 तक पहुँचाने के लिए किसी को भी बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ती है। सालों की मेहनत के बाद जब आप अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारी सोल पावर को इकट्ठा कर लेंगे, यानी कि बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को, तो उसके बाद आप लेवल अप कर सकते हैं और सेकंड लेवल पर पहुंच जाएंगे। लेकिन ऐसा करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इस काम में बहुत सारे साल लग सकते हैं। लेकिन साथ ही यहाँ पर यह भी बताया जाता है कि अगर कोई भी यहाँ पर फाइटिंग स्पिरिट मेनलैंड में 12 साल की उम्र तक अपनी फाइटिंग स्पिरिट को अवेकन नहीं कर पाता, तो जिंदगी में कभी भी अपनी फाइटिंग स्पिरिट को दोबारा अवेकन नहीं कर पाएगा। चाहे वो अपनी बाकी की सारी जिंदगी कितनी ही कोशिश क्यों न कर ले, वो अपनी फाइटिंग स्पिरिट को एक्टिवेट नहीं कर सकता। तो ये तो थी सारी स्टोरी हमारे फाइटिंग स्पिरिट मेनलैंड की, कि यहाँ पर क्या कुछ होता है और यहाँ पर क्या कुछ होने वाला है। अब ये यहाँ से शुरू होगा। तो एपिसोड की शुरुआत में लू फैमिली का सीन दिखाया जाता है। हमारे हीरो का नाम लू चैन है, जो कि लू फैमिली का यंग मास्टर है। लू चैन के फादर चिल्लाकर अपने बेटे से कहते हैं, लू चैन जल्दी से अपने घुटनों पर बैठो। और लू चैन अपने घुटनों पर बैठ जाता है। वो अपने बेटे पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं और उसे कहते हैं, तुम बिल्कुल एक कचरा हो। हमारी उम्र 12 साल हो चुकी है, लेकिन तुमने अभी तक अपनी फाइटिंग स्पिरिट को अवेकन नहीं किया। हमने तुम्हें अपनी फैमिली का यंग मास्टर बनाया, लेकिन तुमने हमारी लू फैमिली के ऊपर एक बहुत बड़ा दाग लगा दिया है। तो लू चैन के फादर उसके ऊपर इसलिए बहुत ज्यादा गुस्सा है क्योंकि यहाँ पर जी फैमिली के एल्डर आए हुए हैं और जी फैमिली की लड़की भी उनके साथ ही है। बहुत साल पहले जब लू चैन छोटा था, तब जी फैमिली के एल्डर ने अपनी बेटी की एंगेजमेंट इस लड़के के साथ कर दी थी, यानी लू चैन के साथ की थी। अब जबकि 12 साल की उम्र में इसने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिवेट नहीं किया, जी फैमिली वाले यहाँ पर इस एंगेजमेंट को तोड़ने के लिए आए हैं और इसी वजह से लू फैमिली के पैट्रियार्च बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। उनका नाम बदनाम हो रहा है। जी फैमिली के पैट्रियार्च मास्टर लू से कहते हैं, मास्टर लू आप इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो रहे हैं? वैसे भी इन दोनों के एंगेजमेंट का फैसला बचपन में किया गया था और वो फैसला हम लोगों ने कोई सीरियसली नहीं लिया। आपको इस पर गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। जी फैमिली के पैट्रियार्च अपनी बेटी, जिसका नाम जीरू है, वो उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं, मेरी बेटी एक बहुत ही बड़ी टैलेंटेड लड़की है, एक बहुत बड़ी जीनियस है। इसने अपनी फाइटिंग स्पिरिट को लेवल 5 तक अवेकन कर लिया है और बहुत ही जल्दी इस जीरो का एडमिशन होने वाला है, वो भी मार्शल अकेडमी में। और आपको पता है कि मार्शल अकेडमी में एडमिशन होना कितनी बड़ी बात है, और इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस एंगेजमेंट को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि हमारी बेटी तो मार्शल अकेडमी में जाने वाली है और आपका लू चैन ये एक बेकार लड़का है। 12 साल की उम्र तक पहुँच चुका है, लेकिन अभी तक भी इसकी फाइटिंग स्पिरिट अवेकन नहीं हुई। यहाँ तक कि पूरे वुलिंग प्रोविंस को इस बारे में पता चल चुका है कि आपकी फैमिली का ये लड़का ये बेकार है, एक कचरा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जबकि लू चैन भी वहाँ पर चुपचाप बैठा अपनी सारी इंसल्ट सुन रहा होता है। तो यहीं पर जी फैमिली के पैट्रियार्च के साथ एक और लड़का होता है। तो इस लड़के का नाम ल्यू होता है और ये लड़का मार्शल अकेडमी का एक स्टूडेंट है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा एरोगेंट है, क्योंकि मार्शल अकेडमी में एडमिशन लेना कोई आम सी बात नहीं है। ये लड़का भी यहाँ पर इन सारे बड़ों में बात करते हुए कहता है, मैं यहाँ पर अपनी मार्शल अकेडमी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपनी मार्शल अकेडमी वालों ने यहाँ पर भेजा है जीरो को चेक करने के लिए कि क्या वाकई में वो इतनी बड़ी जीनियस है या नहीं। और यहाँ पर आने के बाद मैंने देखा है कि जीरो वाकई में एक बहुत बड़ी जीनियस है। अब क्योंकि ये मार्शल अकेडमी की एक स्टूडेंट बनने वाली है और मेरी जूनियर है, तो मैं नहीं चाहता कि इस लड़की की एंगेजमेंट किसी ऐसे लड़के के साथ हो जो कि बेकार है, एक ऐसा लड़का जो कि अपनी मार्शल स्पिरिट को भी अवेकन नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि लू फैमिली के हेड को इस बारे में सोचना चाहिए। लू फैमिली के हेड यानी कि लू चैन के फादर, वो भी उस लड़के की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ये लड़का बहुत ज्यादा एरोगेंट है। यहाँ पर हम सभी बड़ों में ये किस तरह बात कर रहा है, लेकिन मुझे इसकी सारी बातों को इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि ये मार्शल अकेडमी का स्टूडेंट है। काश मेरा बेटा भी मार्शल अकेडमी का स्टूडेंट बन पाता, लेकिन क्या करें, अब तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। वो उनसे कहता है, ठीक है, मैं आप लोगों की बात को समझ गया हूँ। अब जबकि मार्शल अकेडमी के रिप्रेजेंटेटिव स्टूडेंट ने हमसे ये बात की है, चलो ठीक है, हम लोग इस एंगेजमेंट के बारे में भूल जाते हैं। जी फैमिली के पैट्रियार्च कहते हैं, फैमिली हेड मुझे लगता है कि आपने मेरी बात को गलत समझा है। हम लोग ये नहीं चाहते कि आप यहाँ पर इस एंगेजमेंट को कैंसिल करें, हम ये चाहते हैं कि आप इस एंगेजमेंट को कम्प्लीटली कैंसिल करें। और मुझे लगता है कि आप मेरी बात को समझ सकते हैं कि मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके बेटे ने मार्शल स्पिरिट को अभी तक अवेकन नहीं किया और आपका बेटा लू चैन हमारी बेटी जीरो के बिल्कुल भी लायक नहीं है। तो हमारा हीरो इतनी ज्यादा इंसल्ट करवाने के बाद उठकर खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है, तुम सभी लोग यहाँ पर मुझे मिलकर बुली कर रहे हो सिर्फ इसी वजह से कि मैंने अभी तक अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अवेकन नहीं किया। फादर उसको उठता हुआ देखते हैं तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करते हैं और उसे फिर से नीचे गिरा देते हैं और कहते हैं, तुम्हें किसने कहा कि उठकर खड़े हो जाओ, तुम्हें बड़ों के सामने बैठने की तमीज नहीं है। लू चैन पीछे गिरने के बाद अपने फादर से कहता
है फादर आप इन सभी के सामने मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। फादर उसे कहते हैं तुम मुझे दोबारा फादर मत कहना, तुम मेरे बेटे नहीं हो बल्कि मैंने तुम्हें गोद लिया था और ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। मैं तुम्हारे जैसे कचरे को उठाकर अपनी फैमिली में ले आया, तुम्हारे ऊपर हम लोगों ने इतने सारे रिसोर्सेज को खर्च किया लेकिन फिर भी तुम अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अवेकन नहीं कर पाए। तुम हमारी लू फैमिली के नाम पर एक बहुत बड़ा दाग हो, इसलिए मेरी नजरों से दफा हो जाओ। लू चैन भी चिल्लाकर अपने फादर से कहता है फादर जी आप क्या कह रहे हैं, मैं आपका बेटा हूँ, आप मुझसे इस तरह कैसे बात कर सकते हैं। तो फादर यहाँ पर लू चैन से कहते हैं तुम्हारे जैसे कचरे की मेरी लू फैमिली में कोई भी जगह नहीं है, इसलिए मैं आज यहाँ पर सभी पैट्रियार्च के सामने ये फैसला करता हूँ कि लू चैन आज से हमारी लू फैमिली का हिस्सा नहीं है, जाओ और यहाँ से दफा हो जाओ, कहीं दूर चले जाओ। तो लू चैन फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और साथ ही वो हंसना शुरू कर देता है और हंसकर कहता है फादर यहाँ पर आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, आपने अपनी प्राइड की खातर, आपने अपनी राइवलरी की खातर और अपने फायदे को देखने की खातर अपने ही बेटे को अपने घर से निकाल रहे हैं जो कि आपका सगा बेटा है, और आप यहाँ पर सभी के सामने कह रहे हैं कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ। फादर उसे कहते हैं ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो कि फाइटिंग स्पिरिट मेनलैंड के ऊपर सिर्फ स्ट्रेंथ ही सब कुछ है, अगर तुम्हारे पास स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है तो तुम किसी भी काम के नहीं हो। यहाँ पर हमेशा ही स्ट्रॉन्ग कमजोर का शिकार करते हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ पर किसी को भी ब्लेम देने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें किसी को ब्लेम देना है तो अपने आप को देना चाहिए कि तुम अभी तक कल्टीवेशन को क्यों नहीं एक्टिवेट कर पाए। जी फैमिली के लोग भी इसी तरह भी देख रहे होते हैं कि ये दोनों बाप बेटा अब कौन सा डिसीजन लेने वाले हैं। जबकि लू फैमिली के कुछ नौकर वहाँ पर खड़े आपस में बातें कर रहे होते हैं। एक नौकर दूसरे से कहता है मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था कि मास्टर लू ने मास्टर लू चैन को यहाँ पर गोद लिया हुआ है, तो लगा था कि ये इनका अपना बेटा है। दूसरा उसे कहता है हाँ इसी वजह से हमारे पैट्रियार्च इतने ज्यादा गुस्से में है क्योंकि उन्होंने लू चैन के ऊपर अपने बहुत सारे रिसोर्सेज को खर्च किया है और अपने बेटे को यंग मास्टर का ओहदा भी दिया था, लेकिन ये तो बिल्कुल कचरा निकला। पिछले 12 सालों से लू फैमिली के हेड इस लड़के को पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं, लेकिन ये लड़का उनके लिए कुछ भी नहीं कर सका। लू चैन के फादर जी फैमिली के पैट्रियार्च से कहते हैं तो अब क्या तुम खुश हो? मुझे लगता है कि तुम भी ऐसे ही चाहते थे। अब जबकि हमारी लू फैमिली में कोई भी यंग मास्टर नहीं रहा जिसका नाम लू चैन हो, तो फिर यहाँ पर मैरिज का तो सवाल ही नहीं उठता। हमारी बेटी की और इस लू चैन की एंगेजमेंट कैंसिल हो गई है। पर साथ ही लू चैन के फादर दूसरी तरफ घूम जाते हैं। उसी वक्त जीरो आगे बढ़ती है। जीरो अपने हाथ में छोटा सा बॉक्स लेकर जाती है जिसके अंदर एक हीलिंग पिल रखी होती है। उस हीलिंग पिल को लू चैन के सामने करते हुए कहती है इसके अंदर एक हीलिंग पिल रखी हुई है, इसको खा लो, तुम्हारे वुंड्स हील हो जाएंगे। लेकिन लू चैन उसके हाथ से उस हीलिंग पिल वाले बॉक्स को नीचे गिरा देता और कहता है मुझे तुम्हारी सिंपैथी की जरूरत नहीं है। जीरो भी देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। लू चैन उसके हाथ से वो पिल गिराने के बाद पीछे की तरफ मुड़ जाता है, वो वहाँ से जाने लगता है। तो उसी वक्त स्टूडेंट ल्यू आगे बढ़ता है और उसका बाजू पकड़ लेता है और उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जूनियर स्टूडेंट के साथ इस तरह का बर्ताव करने की? उसने जहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं किया, वो तो यहाँ पर तुम्हारी हेल्प कर रही थी, लेकिन तुमने उसके साथ इतना बुरा बर्ताव किया। ल्यू जैसे उसके बाजू को पकड़ता है तो लू चैन काफी गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होने की वजह से उसके पास से उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी रिलीज हो रही होती है। वो उसे कहता है तो तुम क्या चाहते हो कि उसके इस एहसान के बदले में उसके सामने अपना सर झुका दूं या फिर अपना माथा रगड़ूं, या फिर तुम चाहते हो कि मैं जी फैमिली वालों को इस बात के लिए थैंक यू बोलूं कि जिनकी वजह से मेरे फादर ने मुझे अपना बेटा मानने से इनकार कर दिया और मैं अपने घर से निकाला जा रहा हूँ। लू चैन गुस्से के साथ ये बात करने के बाद पीछे की तरफ मुड़ जाता है कि ल्यू भी उसके हाथ को छोड़ देता है क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर से उसे काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस होती है। लू चैन जाने से पहले उन सभी से कहता है मेरी एक बात को याद रखना, एक दिन मैं वापस आऊंगा और तुम सभी लोग इस बात के लिए पछताओगे कि तुम सभी ने मेरे साथ कितना बुरा बर्ताव किया है। और इतना कहने के बाद लू चैन वहाँ से बाहर निकल जाता है, जबकि वो स्टूडेंट ल्यू अपने हाथ की तरफ देखता और कहता है बस थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उस लड़के की बॉडी के अंदर बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी है। ये बहुत ज्यादा हैरान है, हालांकि उस लड़के ने अभी तक अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अवेकन नहीं किया। लू चैन को उसके घर से निकाल दिया गया है और वो बाहर गलियों में घूमता फिर रहा है। बारिश हो रही है, वहीं पर उसे एक टेम्पल दिखाई देता है। वो उस टेम्पल के अंदर चला जाता है और वहीं पर बैठकर दोबारा से अपने आप को कल्टीवेट करने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी अवेकन हो जाए। लू चैन कहता है तो मेरे फादर के कहने के मुताबिक मैं अडॉप्टेड हूँ, उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया है यानी गोद लिया है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? और वाकई में उन्होंने मुझे गोद लिया है तो इसका मतलब तो यही है कि वो मेरे फादर नहीं है, इसलिए हम दोनों में फादर सन का कोई रिश्ता भी नहीं है। मुझे उनके लिए बुरा फील करने की क्या जरूरत है? साथ ही उसे अपने फादर की बात याद आती है। फादर उसे कहते हैं तुम्हें इस सब के लिए खुद को ब्लेम करना चाहिए कि तुम अभी तक अपनी फाइटिंग स्पिरिट को अवेकन क्यों नहीं कर पाए। लू चैन फिर से कोशिश करता है और कल्टीवेट करते हुए कहता है मैं तुम सभी लोगों को दिखा दूंगा कि मैं कचरा नहीं हूँ, मैं भी अपनी फाइटिंग स्पिरिट को अवेकन कर सकता हूँ। और वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। आसमान के ऊपर बिजलियां चमक रही होती हैं और यहाँ पर टेम्पल के अंदर बैठकर वो अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो अपनी फाइटिंग स्पिरिट को एक्टिवेट कर सके। लू चैन अपनी सोल पावर को एक्टिवेट करता है। लू चैन कहता है हर बार मैं यहाँ पर आकर फेल हो जाता हूँ, मैं अपनी सोल पावर को एक्टिवेट करता हूँ लेकिन लेवल अप नहीं कर पाता, यानी मैं अपनी फाइटिंग स्पिरिट को अवेकन नहीं कर पाता। लू चैन कहता है लेकिन इस बार मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे उन सभी को दिखाना है कि मैं कचरा नहीं हूँ। इस वक्त मेरी सोल अनप्रोटेक्टेड है, यहाँ पर मैंने अपनी सारी सोल पावर को एक्टिवेट करने के बाद लेवल अप नहीं किया, फिर हो सकता है कि मेरी सोल यहीं पर एक्सप्लोड हो जाए और मैं मर भी सकता हूँ।
हूँ, लेकिन मैं रिस्क लूंगा। उसे बार बार अपने फादर की और जी फैमिली के पैट्रियार्च की बातें याद आती हैं, जो उसे कहते हैं कि तुम कचरा हो, तुम हमारी लू फैमिली के नाम पर एक दाग हो, तुम्हारी लू फैमिली में तुम्हारे जैसे कचरे की कोई भी जगह नहीं है, इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ। लू चैन चिल्लाकर कहता है मैं कचरा नहीं हूँ, मैं यहाँ पर इस चांस को जरूर लूंगा, चाहे यहाँ पर एंड पर मैं मारी क्यों न जाऊँ, तो आज मैं मरूंगा या फिर मेरी फाइटिंग स्पिरिट एक्टिवेट होगी। लू चैन चिल्लाकर कहता है मेरा नाम लू चैन है, मैं कोई कचरा नहीं हूँ। ऊपर की तरफ देखते हुए एक जबरदस्त चीख मारता है। उसी वक्त आसमान से बिजली गिरती है और वो सीधी आकर उसके ऊपर गिरती है। उसकी सोल पावर के साथ मिक्स होने के बाद वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा लू चैन वाकई में अपनी फाइटिंग स्पिरिट को एक्टिवेट कर पाएगा या नहीं, और क्या इसकी फाइटिंग स्पिरिट बाकी की सभी की फाइटिंग स्पिरिट से अलग होगी या नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सोल हीलर की सेकंड एपिसोड के साथ हाजिर हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। सोल हीलर की फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा था हमारा हीरो जिसका नाम लू चैन है, उसकी एंगेजमेंट भी टूट गई है क्योंकि वो 12 साल की उम्र तक पहुँचने तक अपनी फाइटिंग स्पिरिट को एक्टिवेट नहीं कर पाया। इसी वजह से उसके फादर ने उसे घर से भी निकाल दिया है और उसे अपना बेटा मानने से भी इनकार कर दिया है। इसी वजह से लू चैन काफी ज्यादा गुस्से में है। वो एक टेम्पल के अंदर जाकर बैठ जाता है और वहीं पर बैठकर कल्टीवेट करता है और गुस्से के साथ ही कहता है कि आज मैं अपनी कल्टीवेशन को कंप्लीट करके रहूंगा, या तो मैं अपनी सोल को शैटर करके यहीं पर मर जाऊंगा या फिर मैं अपनी फाइटिंग स्पिरिट को अवेकन कर लूंगा। इसी वक्त आसमान से बिजली उसके ऊपर गिरती है और बिजली गिरने की वजह से वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। थोड़ी देर के बाद आसमान साफ हो जाता है और बादल भी रुक जाते हैं। लू चैन वहीं पर बेहोश पड़ा होता है। लू चैन के हाथ के ऊपर फाइटिंग स्पिरिट निकली होती है। वो कहता है क्या ये मेरी फाइटिंग स्पिरिट है, लगता है कि मैंने ब्रेक थ्रू कम्प्लीट कर लिया है, लेकिन ये तो बहुत ही अजीब बात है कि अब तो मुझे मेरी फैमिली ने भी घर से निकाल दिया है। मेरी फैमिली के मुझे घर से निकालने के बाद मेरी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो गई कि यहाँ पर अचानक मैंने अपने आप को लेवल अप कर लिया और मेरी फाइटिंग स्पिरिट अवेकन हो गई है। और फिर साथ ही वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। तो लू चैन के बेहोश होने के बाद वहीं पर उसे सुबह हो जाती है। सुबह के वक्त उसी टेम्पल के बाहर दो छोटे लड़के आते हैं और वो दोनों ही भिखारी होते हैं। वो उस टेम्पल का दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर आती हैं तो छोटे वाला अंदर आते ही कहता है ब्रदर यहाँ पर तो कोई पहले से घुसा हुआ है। तो इन दोनों भिखारी बच्चों ने इस ओल्ड टेम्पल को अपना बेस बनाया हुआ है। बड़े भाई का नाम जाओ सैन होता है। जाओ सैन कहता है इस बंदे की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर हमारे बेस पर आकर चीजें चोरी करने की। और वो जल्दी से बड़े गुस्से के साथ आगे बढ़ता है उसे देखने के लिए कि आखिर ये बंदा है कौन और यहाँ पर क्या कर रहा है। लेकिन लू चैन तो वहाँ पर बेहोश पड़ा होता है। छोटा भाई उसके इशारा करते हुए कहता है जाओ सैन क्या ये मर गया। जाओ सैन उसके सर में थप्पड़ मारता है और उसे कहता है बेवकूफ कहीं के, मैंने कौन सा उसे चेक किया है, मुझे कैसे पता होगा कि वो जिंदा है या मरा हुआ है। फिर जाओ सैन आगे बढ़ता है और उसकी सांस को चेक करते हुए कहता है मुझे लगता है कि ये लड़का एक बहुत ही सीवियर ट्रॉमा में है क्योंकि इसकी सांस चल रही है लेकिन ये बेहोश है। ऊपर से इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब लग रही है। अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो वो तो अब तक मर चुका होता। छोटा भाई जाओ सैन से कहता है जाओ सैन मुझे लगता है कि ये एक फाइटिंग स्पिरिट मास्टर है। उसका भाई उसे कहता है नहीं ये एक फाइटिंग स्पिरिट मास्टर कैसे हो सकता है, जरा इसकी एज तो देखो, इसकी एज हमारे जितनी है, इतनी सी एज में एक फाइटिंग स्पिरिट मास्टर कैसे बन सकता है। अगर वाकई में ये एक फाइटिंग स्पिरिट मास्टर होता तो ये यहाँ पर इस टेम्पल में क्या कर रहा होता, हम भिखारियों के टेम्पल में। इसके पीछे तो कोई बहुत बड़ी फैमिली होनी चाहिए थी जो इसको सपोर्ट करती और ये किसी फैमिली का यंग मास्टर होता। तो छोटे भाई का नाम जाओ वू है। जाओ सैन जाओ वू से कहता है जाओ वू मैं अपोथेकेरी में जा रहा हूँ, मुझे लगता है कि वहाँ पर जाने से मुझे कुछ हीलिंग मेडिसिन मिल सकती है जिससे हम लोग इसका इलाज कर सकते हैं। जाओ वू से कहता है लेकिन ब्रदर आज हम लोगों ने बैगिंग करके ज्यादा पैसे नहीं कमाए, हमारे पास तो बस थोड़े से कॉइन्स हैं और इतने कॉइन्स के साथ हम लोग मुश्किल से खाना खरीद पाएंगे, क्या तुम्हें लगता है कि इतने कॉइन्स से हम इसके लिए मेडिसिन ला सकते हैं। जाओ सैन उसे कहता है छोटे मेरी एक बात हमेशा याद रखना, हमेशा उसी की मदद करनी चाहिए जिसे मदद की जरूरत हो और इसकी जान बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, पहले इसकी जान बचाते हैं, खाना बाद में देख लेंगे। और साथ ही वो बाहर निकल जाता है। जाओ भी इसके पीछे भागता और कहता है मुझे भी तुम्हारे साथ आने दो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। लू चैन भी अपनी हल्की सी आंखें खोलकर उनको देख रहा होता है कि वो दोनों उसके लिए मेडिसिन लेने के लिए जा रहे हैं। तो नेक्स्ट सीन हमारा रात के वक्त का होता है। वो दोनों भाई वहीं पर आकर बैठ जाते हैं और उसके लिए मेडिसिन लेकर आए होते हैं और उन दोनों की हालत काफी ज्यादा खराब होती है क्योंकि उन दोनों ने किसी से बहुत ज्यादा मार खाई है। जाओ वो अपने बड़े भाई से कहता है ब्रदर हमने मेडिसिन तो इसको खिला दी है लेकिन ये ठीक क्यों नहीं हो रहा, आयुष अभी तक उठा क्यों नहीं। जाओ सैन उसे कहता है मुझे लगता है कि ये बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड है, इसी वजह से मुझे लगता है कि इसकी रिकवरी बहुत ही आहिस्ता से होगी, इसको किस्मत पर छोड़ देते हैं। इसी वक्त उस टेम्पल के बाहर का सीन भी दिखाते हैं जहाँ से बिजली गिरी थी, वहाँ पर सुराख होता है और उस सुराख
जगह के अंदर से बहुत सारी फाइटिंग स्पिरिट बाहर निकल रही होती है और यही ग्रीन कलर की फाइटिंग स्पिरिट ये हमारे हीरो की फाइटिंग स्पिरिट है। लू चेन जो कि वहाँ पर बेहोश पड़ा होता है, वहीं पर बेहोश पड़े पड़े उसकी बॉडी ग्रीन कलर की फाइटिंग स्पिरिट से कवर हो जाती है। तो दोनों भिखारी बच्चे भी ये देखकर बहुत सा हैरान हो जाती है और कहती है अब यहाँ पर क्या हो रहा है। लू चेन की बॉडी जैसी उस फाइटिंग स्पिरिट के साथ कवर होती है, लू चेन अपने स्पिरिचुअल सी के अंदर चला जाता है। अपने स्पिरिचुअल सी के अंदर जाने के बाद उसके पास उसकी एनर्जी आती है जो उसकी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी है और उसका कलर ग्रीन होता है। लू चेन अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और अपनी एनर्जी को पकड़ने की कोशिश करता है और कहता है क्या ये है, क्या ये स्पिरिचुअल एनर्जी है, क्या ये मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी है। लगता है कि मैंने अपनी फाइटिंग स्पिरिट को अवेकन कर लिया है। तो यहाँ पर हमारा कहानी सुनाने वाला आ जाता है और उन फाइटिंग स्पिरिट्स के कलर्स के बारे में बताता है या फिर ऐसा कह लें कि फाइटिंग स्पिरिट्स की टाइप्स के बारे में बताता है। कहानी सुनाने वाला कहता है फाइटिंग स्पिरिट मेनलैंड के ऊपर 4 तरह की फाइटिंग स्पिरिट्स एनर्जीज होती हैं और वो चारों बीस्ट टाइप, वेपन टाइप, प्लांट टाइप और उनमें से चौथी मिस्टिकल एलिमेंटल टाइप होती है। तो जो बीस्ट टाइप की एनर्जी होती है उसमें मेनली इंसान को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है और जो वेपन टाइप की होती है उससे कोई भी अपने वेपन के ऊपर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करके स्पिरिचुअल वेपन्स बना सकता है और प्लांट टाइप की एनर्जी को हीलिंग के लिए यूज किया जाता है और वो ग्रीन कलर की होती है। जबकि चौथी टाइप की जो एनर्जी होती है वो एलिमेंटल होती है, यानी कि उसमें आप लोग फायर वाटर को यूज कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को। ये बहुत ज्यादा रेयर होती है। कहानी सुनाने वाला कहता है पहली तीनों एनर्जीज तो बहुत ज्यादा कॉमन है। यहाँ पर फाइटिंग स्पिरिट मेनलैंड में बहुत सारे ऐसे मास्टर्स हैं जिनके पास ये तीनों फाइटिंग स्पिरिट्स हैं, लेकिन चौथी टाइप की फाइटिंग स्पिरिट को ढूंढना तो भूसे के अंदर गिरी हुई सुई को ढूंढने के बराबर है। लू चेन अपनी फाइटिंग एनर्जी के कलर को देखकर कहता है मुझे लगता है कि मेरी फाइटिंग स्पिरिट प्लांट टाइप की है, लेकिन जिस तरह ये बेजोर्क होकर निकल रही है तो बीस्ट टाइप की लग रही है, क्योंकि प्लांट टाइप की एनर्जी होती तो ग्रीन कलर की है, लेकिन फिर भी मैंने कभी भी पहले इस तरह की प्लांट टाइप की एनर्जी नहीं देखी। ये तो बाकी सभी से थोड़ी बहुत डिफरेंट है। लू चेन इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है यहाँ पर कुछ तो गलत है और मुझे समझ क्यों नहीं आ रही कि ये कौन सी फाइटिंग स्पिरिट है। और साथ ही लू चेन अपनी बॉडी की तरफ देखता है और कहता है और ऊपर से मेरी बॉडी के ऊपर जितने भी जख्म थे वो सारे के सारे हील हो चुके हैं। मेरी सोल जो कि टूट चुकी थी वो भी दोबारा से हील हो गई है। कहीं ये सब कुछ मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी ने तो नहीं किया। फिर लू चेन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने हाथ पे रखता है और साथ ही उसे अपनी बॉडी के अंदर इनहेल कर लेता है और वो सारी की सारी फाइटिंग स्पिरिट उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है और उसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है और उसकी बची कुची बॉडी भी दोबारा से हील हो जाती है और साथ ही रियल वर्ल्ड में वो अपनी आंखें खोलता है। वो दोनों भिखारी लड़के भी ये देखकर काफी खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी मेडिसिन ने काम कर दिया। जाओ सैन उसे कहता है लड़के क्या तुम ठीक हो, चलो जल्दी से उठ जाओ। तो कह रहा तुम्हें होश आ गई, हम काफी परेशान हो गए थे। लू चेन उन दोनों भाइयों से कहता है क्या तुम दोनों ने मेरी जान बचाई है। छोटा भाई उसे कहता है हाँ तो और तुम्हारी जान कौन बचाएगा, क्या हम दोनों के अलावा तुम्हें यहाँ पर कोई और दिखाई दे रहा है। मेरे बड़े भाई ने जाकर तुम्हारे लिए मेडिसिन लाई है, हम तुम्हें मेडिसिन नहीं देते तो अब तक तो तुम मर चुके होते। जाओ सैन के हाथ में एक राइस बॉल होता है, वो राइस बॉल को उसके सामने करते हुए कहता है तुम्हें भूख लगी होगी, चलो जल्दी से इसको खा लो। ये बात इम्पोर्टेंट नहीं है कि यहाँ पर तुम्हारी जान किसने बचाई है, हम तो इसी बात से काफी खुश हैं कि तुम ठीक हो। लू चेन उनकी तरफ देखकर सोच रहा होता है मुझे तो लगा था कि ये कोई असैसिन्स हैं जिन्हें मेरी लू फैमिली ने भेजा होगा मुझे मारने के लिए, ताकि उनकी फैमिली के ऊपर जो दाग लगा है वो कम्प्लीटली मिट सके। कि ये दोनों तो यहाँ पर लगता है गली में मांगने वाले हैं, ये दोनों तो भिखारी लगते हैं। ये भिखारी तो बहुत ज्यादा अच्छी है, ये तो अपनी जान को भी दांव पर लगाकर मुझे बचाना चाहते हैं और लगता है कि इन दोनों ने मार भी मेरी वजह से खाई है। लू चेन उसके हाथ से राइस बॉल ले लेता है और उसे कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जाओ सैन हंसते हुए उससे कहता है तुम्हें शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, आज के बाद तुम मेरी प्रोटेक्शन में हो, आज इसको खा लो और उसके बाद आराम से सो जाओ, कल सुबह मैं तुम्हारे लिए और भी अच्छा खाना लेकर आऊंगा। छोटा भाई अपने बड़े भाई से कहता है जाओ सैन ये तुम क्या कह रहे हो, तुम वाकई में दोबारा उसी गली में जाने वाले हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि आज हमें वहाँ पर कितनी मार पड़ी है। तुम्हें पता है ना कि वो गली सिस्टर हांग के टेरिटरी है और हम लोग वहाँ पर जाकर भीख नहीं मांग सकते। आज उन्होंने हमें इतना ज्यादा पीटने के बाद ये सिर्फ एक वार्निंग दी है, अगली बार हम लोग उनके इलाके में गए तो वो लोग हमें मार मार कर मार ही डालेंगे। जाओ सैन खांसते हुए उसे चुप कराने की कोशिश करता है और कहता है इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि उन्होंने हमें मारा है, आज तुम्हें किस बात का डर है। तुम्हें पता है ना कि सिस्टर हांग की टेरिटरी में उस गली में जाकर हमें ज्यादा भीख मिलती है, यहाँ पर तो इतने लोग भी नहीं है, जबकि हमारे पास एक तीसरा बंदा भी है। अब हमारी फैमिली में एक और मेंबर आ गया है तो हमें इससे भी खाना खिलाना होगा, इसके लिए भी तो मांगना पड़ेगा, तो हमें सिस्टर हांग की गली में जाना ही पड़ेगा भीख मांगने के लिए। जाओ अपने भाई से कहता है लेकिन ब्रदर अगर वो लोग हमें दोबारा से मिले तो हमें बहुत ज्यादा पीटेंगे और हो सकता है कि इस बार हमें मार डालें। जाओ सैन अपने छोटे भाई से कहता है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, जब तक तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे साथ है तुम्हें कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। और जाओ सैन को किसी से भी डर नहीं है, मैं जहाँ पर जाऊँ उस गली में जाकर बैगिंग कर सकता हूँ, यानी वहाँ पर जाकर भीख मांग सकता हूँ, कोई मुझे नहीं रोकेगा। लू चैन भी उसकी बात सुनने के बाद मुस्कुराना शुरू कर देता है। लू चैन वहीं पर बैठकर दोबारा से अपने आप को कल्टीवेट करता है ताकि वो अपनी सेल्फ हीलिंग को कंप्लीट कर सके। उसी वक्त लू चैन को बाहर से आवाज आती है, वो दोनों भाई वापस आ जाते हैं, लेकिन इस बार बड़े भाई जाओ सैन की हालत काफी ज्यादा खराब है। छोटे भाई ने उसे सहारा दिया होता है और उसे कहता है जरा संभल कर चलो। लू चैन जल्दी से बाहर निकलता है और कहता है तुम दोनों को क्या हुआ। वो जाओ सैन को अंदर ले आते हैं और आकर लिटा देते
देते हैं। लू चैन उसके कपड़ों को हटाता है तो उसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे जख्मों के निशान होते हैं। किसी ने उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटा होता है। लू चैन छोटे भाई से पूछता है आखिर ये सब कुछ इसके साथ किसने किया है। जावूर लू चैन को बताता है कि हम लोग भीख मांगने के लिए गए थे सिस्टर हांग की टेरिटरी में, और वहाँ पर जाने के बाद कुछ लोगों ने हमें पीटना शुरू कर दिया, और वो सारे सिस्टर हांग के लोग थे। वो लोग भी भिखारी हैं, लेकिन वो लोग हमें अपनी गली में भीख नहीं मांगने देते। जाओ सैन ने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो काफी ज्यादा थे और काफी स्ट्रॉन्ग भी थे। उन्होंने हमें बहुत ही बुरी तरह से पीटा। जाओ सैन को तो कुछ ज्यादा ही पीटा है। लू चैन उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि वो जिस सिस्टर हांग की बात कर रहा है वो सिस्टर हांग लू फैमिली की है। वो कहता है कि हमारे लू फैमिली वाले इतने ज्यादा बदमाश हैं कि वो इन भिखारियों को अपनी गली में भीख भी नहीं मांगने देते। मैंने पहले कभी इस बारे में क्यों नहीं सुना। लू चैन अपनी हीलिंग पावर्स को यूज करते हुए जाओ सैन की बॉडी को हील करने की कोशिश करता है। लू चैन कहता है जब मैं अपनी माइंड के अंदर था उसी वक्त मुझे महसूस हुआ था कि मेरी जो फाइटिंग स्पिरिट है वो किसी को भी हील कर सकती है, क्योंकि मेरी बॉडी के ऊपर जितनी भी इंजरीज थी वो सारी की सारी मेरी फाइटिंग स्पिरिट से ही हील हुई हैं। ये तो बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि अगर मेरे पास प्लांट टाइप की एनर्जी है तो ये किसी को हील कैसे कर सकती है। लू चैन इसी बारे में सोच रहा होता है। लू चैन कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं एक सोल हीलर बन गया हूँ। तो यहीं पर हमारा कहानी सुनाने वाला सोल हीलर के बारे में बताता है। वो कहता है कि सोल हीलर और स्पिरिट डिवाइस मास्टर ये दो बहुत ही स्पेसिफिक मास्टर्स हैं और ये लाखों करोड़ों में एक होते हैं। फाइटिंग स्पिरिट मास्टर्स के दरमियान में भी एक सोल हीलर को ढूंढ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जहाँ तक कि सोल हीलर के बारे में तो ऐसा भी कहा जाता है कि अगर एक सोल हीलर इतना ज्यादा पावरफुल हो कि अपने 9th लेवल तक पहुंच जाए तो वो तो एक मुर्दा को भी जिंदा कर सकता है। और यहाँ पर फाइटिंग स्पिरिट मेनलैंड में अगर कोई सोल हीलर होता है तो उसे गॉड के बराबर ही समझा जाता है। उसे समझा जाता है कि उसके पास डिवाइन पावर्स हैं। तो यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 2 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सोल हीलर की एपिसोड 3 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जाओ सैन बाहर से बहुत ज्यादा मार खाकर आता है। लू चैन उसके पास ही बैठा होता है और अपनी फाइटिंग स्पिरिट को एक्टिवेट करके उसको हील करने की कोशिश करता है, और वहीं पर उसे याद आता है लगता है कि शायद वो एक सोल हीलर बन गया है, क्योंकि उसकी अपनी बॉडी के अंदर जितनी भी इंजरीज थी वो सारी की सारी उसी की फाइटिंग स्पिरिट की मदद से हील हुई है। तो वहीं पर हमारे कहानी बताने वाले ने भी हमें बताया था कि सोल हीलिंग की पावर्स डिवाइन पावर्स है। तो एपिसोड 3 की शुरुआत में लू चैन उस छोटे भाई से कहता है तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक है, मैंने अपनी एनर्जी को यूज करते हुए इसके इंटरनल ऑर्गन्स को तो ठीक कर दिया है और फिलहाल ये खतरे से बाहर है। कभी के लिए ये जिंदा है, अभी के लिए नहीं मरेगा। छोटा लड़का कहता है तो क्या तुम एक सोल हीलर हो। लू चैन उसे कहता है नहीं, मुझे फिलहाल इस बारे में नहीं पता कि मैं एक सोल हीलर हूँ या नहीं, लेकिन मेरी फाइटिंग स्पिरिट किसी को भी हील कर सकती है। ये बहुत ही अमेजिंग बात है, लेकिन फिलहाल मेरे पास जितनी कल्टीवेशन है अपनी फाइटिंग स्पिरिट की मदद से मैं किसी की एक्सटर्नल इंजरीज को ही हील कर सकता हूँ। मुझसे जितना हो सकता था मैंने उतना तो कर दिया है, लेकिन इसकी बहुत सारी हड्डियां टूट चुकी हैं। अगर इसको कम्प्लीटली हील करना है तो हमें ब्रोकन बोन पिल चाहिए होगी। इसकी मदद के बिना हम लोग इसकी हड्डियों को दोबारा नहीं जोड़ पाएंगे। जावू ब्रोकन बोन पिल का सुनते ही रोना शुरू कर देता है और कहता है ब्रोकन बोन पिल तो बहुत ज्यादा महंगी होती है। मेरे जैसा मांगने वाला अगर सारी जिंदगी भी मांगता रहेगा तभी ब्रोकन बोन पिल को नहीं खरीद पाएगा। अब मुझे ये ब्रोकन बोन पिल कहाँ से मिलेगी, मेरा भाई तो मर जाएगा। लू चैन छोटे भाई की तरफ देखता है तो वो बहुत ज्यादा रो रहा होता है, और फिर वो जाओ सैन की तरफ देखता है तो उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। लू चैन कहता है लगता है कि मुझे इनके लिए कुछ करना पड़ेगा। वो उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है तुम दोनों की ये हालत मेरी वजह से हुई है, क्योंकि तुम दोनों उस गली में मांगने के लिए मेरी वजह से गए थे ताकि तुम लोग मुझे अच्छा खाना दे सको। मैं तुम्हारे भाई के लिए ब्रोकन बोन पिल लेकर आऊंगा। और लू चैन उसे इतना कहने के बाद वहाँ से बाहर निकल जाता है। लू चैन अपने एक पुराने दोस्त से मिलने के लिए आ रहा है जो कि किंग फेंग हाउस में रहता है। यहीं पर हमारा नेक्स्ट सीन किंग फेंग हाउस का दिखाया जाता है, जहाँ पर उसका दोस्त अपने 2 दोस्तों के साथ बैठा होता है। उसके साथ उसके 2 दोस्त बैठे होते हैं। एक लू फैमिली का यंग मास्टर है और एक मू फैमिली का यंग मास्टर है, जबकि लू चैन के दोस्त का नाम वू यांग होता है, यानी कि वो वू फैमिली का यंग मास्टर है। वू यांग अपने दोनों दोस्तों से कहता है ब्रदर मू ब्रदर वू तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं तो काफी ज्यादा हैरान हूँ, तुम लोग मुझसे अचानक क्यों मिलने के लिए आए हो। तो लू कुन उसे कहता है क्या तुमने जी फैमिली के पैट्रियार्च की बेटी जीरू के बारे में सुना है। मैंने सुना है कि उसकी कल्टीवेशन बेस बहुत ज्यादा अच्छी है और वो अभी से अपने 5th लेवल पर है, और साथ ही उसे मार्शल अकेडमी में भी ज्वाइन करने का मौका मिल रहा है। मैंने सुना है कि उसके पास एक बहुत ही हाई क्वालिटी की वेपन टाइप की फाइटिंग स्पिरिट है। मूली उसे कहता हाँ मैं भी तुम्हें इसी बारे में बताने वाला हूँ। जीरू बहुत ही टैलेंटेड लड़की है और साथ ही वो बहुत ज्यादा खूबसूरत भी है, यहाँ तक कि मार्शल अकेडमी वालों ने उसके टैलेंट्स को देखते हुए उसे मार्शल अकेडमी में एडमिशन देने का सोचा है। बहुत ही जल्दी वो मार्शल अकेडमी में जाने वाली है। इसकी वजह से हमारे वुलिंग प्रोविंस में जितनी भी बड़ी फैमिलीज हैं उन सभी को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो इकलौती लड़की है जो कि मार्शल अकेडमी में जाने वाली है, और हमारी फैमिली में से कोई भी ऐसा यंग मास्टर नहीं है जो कि मार्शल अकेडमी में जा सके। वो लड़की काफी ज्यादा खूबसूरत भी है, और अगर हम में से कोई उस लड़की को पटा लेता है हमारा फ्यूचर बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा।
जाएगा। वू जोंग उन दोनों की बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है, मुझे लगता है कि ये दोनों यहाँ पर मुझसे इसीलिए बात करने के लिए आए हैं, मैं भी इन दोनों के साथ मिल जाऊँ। इन दोनों फैमिलीज ने आपस में हाथ मिला लिया है ताकि ये फैमिली से निमट सके, साथ ही ये हमारी फैमिली को भी सब में खींचना चाहते हैं। लगता है कि इन सभी का कोई ना कोई प्लान है। वू जोंग अपने दोनों दोस्तों से कहता है, तुम लोग तो अच्छी तरह से जानते हो कि मेरी फैमिली एक बिजनेस टाइप की फैमिली है, हम लोग इस तरह के काम नहीं करते, हमें मार्शल आर्ट्स में इतनी ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। इसी वक्त एक नौकरानी अंदर आती है और वो सीधी आकर वू जोंग के कान में बताती है कि तुम्हारा दोस्त लू चेन यहाँ पर आया हुआ है और कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो लू चेन का नाम सुनते ही जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है और अपने दोनों दोस्तों को छोड़कर लू चेन से मिलने के लिए चला जाता है। लू चेन उसके रूम में खड़ा होता है, वो जल्दी से अंदर आता है और उसे कहता है, लू चेन तुम अभी तक जिंदा हो, मुझे तो लगा था कि तुम्हें घर से निकालने के बाद इन लोगों ने तुम्हें मरवा दिया होगा, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा देखकर काफी खुश हुआ हूँ। लू चेन अपने दोस्त से कहता है, वू जोंग मैं यहाँ पर तुमसे कुछ मांगने के लिए आया हूँ, अब मुझे मना मत करना। वू जोंग उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है, तुम मेरे दोस्त हो और ऐसी क्या इंपॉर्टेंट चीज है जिसके लिए तुम्हें यहाँ पर मांगने का लफ्ज यूज करना पड़ा। लू चेन उसे कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने पास से फाइटिंग स्पिरिट हैंड बुक्स दो, क्योंकि तुम्हारी वू फैमिली ने अपनी कलेक्शन के अंदर रखी हुई है। मुझे वो हैंड बुक्स चाहिए जिनके अंदर फाइटिंग स्पिरिट्स के बारे में लिखा हुआ है, और साथ ही मुझे एक ब्रोकन बोन पिल भी चाहिए। वू जोंग उसे कहता है, तुम्हें ये बात अच्छी तरह से पता होगी कि मेरी वू फैमिली के अंदर जितने भी फाइटिंग स्पिरिट हैंड बुक्स हैं वो सारी की सारी बहुत ज्यादा स्पेशल हैं, और वूलिंग प्रोविंस में तुम्हें इस तरह की बुक्स और कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। तो ये सारे की सारी इन्फॉर्मेशन मेरी वू फैमिली ने खुद इकट्ठी की है। तो ब्रोकन बोन पिल काफी ज्यादा महंगी है और एक रेयर एलिक्सर है, लेकिन मैंने एक बात सुनी है कि तुम अपनी फाइटिंग स्पिरिट को अवेकन नहीं कर पाए, इसी वजह से तुम्हारे बाप ने तुम्हें अब घर से निकाल दिया और तुम्हें अपना बेटा मानने से भी इनकार कर दिया है। अगर तुम अपनी फाइटिंग स्पिरिट को अवेकन नहीं कर पाए तो तुम्हें वो हैंड बुक्स किस लिए चाहिए। लू चेन उसकी बात सुनने के बाद काफी गुस्सा आता है और उसे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं लू फैमिली को छोड़कर जिंदा नहीं रह सकता? क्या लू फैमिली ही मेरे लिए सब कुछ थी? अगर लू फैमिली वाले मुझे कचरा समझते हैं तो क्या अब तुम भी मुझे कचरा समझोगे? तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। वू जोंग हंसते हुए से कहता है, ब्रदर लू तुम तो गुस्सा कर गए, जहाँ पर तुम्हें ओवर रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है, मैंने तो बस कुछ अफवाहें सुनी थी। लू चेन उसे कहता है, मुझे लगता है कि तुम भी बाकी सभी की तरह मुझे बेकार समझते हो। चलो ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं आखिर कितने लायक हूँ। और साथ ही वो उसे जोर से धक्का देता है, पीछे दीवार के साथ पटक देता है। उसका दोस्त पीछे दीवार के साथ पटकता है और साथ ही उठने के बाद गुस्से के साथ उसे कहता है, क्या तुम यहाँ पर मुझे मारना चाहते हो? और सिर्फ इसी वजह से कि मैंने तुम्हें ब्रोकन बोन पिल और हैंड बुक्स नहीं दी। लू चेन साथ ही अपनी हीलिंग पावर्स को एक्टिवेट करता है और उसे हील करना स्टार्ट करता है। पहले जो कि उसका दोस्त गुस्सा हो रहा था वो वहीं पर शांत हो जाता है और कहता है, ये क्या, मेरी तो सारी इंजरीज हील हो गई हैं। फिर वो लू चेन की तरफ देखता है, क्या है ये स्पिरिचुअल एनर्जी कहाँ से निकल रही है? वो उसे कहता है, ब्रदर लू क्या तुमने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अवेकन कर लिया? ये तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी है और तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी को देखकर तो लगता है कि तुम एक सोल हीलर बन गए हो। लू चेन कहता, हाँ मैंने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिवेट कर लिया है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं एक सोल हीलर हूँ या नहीं, लेकिन मेरी एनर्जीज किसी को भी हील कर सकती हैं। और वैसे भी ये कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे पास जितनी भी सोल एनर्जी थी वो सारी की सारी वेस्ट हो गई, सिर्फ लेवल 2 तक ही मैं अपने आप को लेवल अप कर सका हूँ। वू जोंग उसे कहता है, तुम्हारे बारे में जितनी भी अफवाहें थी कि तुम बेकार हो, तुम एक कचरा हो, वो सारी गलत है। तुम अभी सिर्फ 12 साल के हुए हो और अभी तक तुमने अपनी फाइटिंग स्पिरिट को लेवल 2 तक पहुंचा लिया है। तुम तो वाकई में एक बहुत बड़े जीनियस हो। मुझे लगता है कि तुम्हारे लू फैमिली वाले पागल हैं या फिर बहुत बड़े बेवकूफ हैं जो उन्होंने तुम्हें घर से निकाल दिया। तुम्हारे जैसा जीनियस तुम्हारे वूलिंग प्रोविंस में और कोई भी नहीं है। ऊपर से हो सकता है कि तुम फ्यूचर में एक सोल हीलर बन जाओ, तुम्हारे पास डिवाइन पावर्स हैं। तुम्हारे लू फैमिली वाले तुम्हें इस्तेमाल करते हुए अपनी लू फैमिली को ऊंचाइयों तक पहुँचा सकते थे। लू चेन अपने दोस्त को बताता है कि मेरी लू फैमिली को अभी तक इस बारे में नहीं पता। उन्होंने जब मुझे घर से निकाला था तब मैंने अपनी फाइटिंग स्पिरिट को अवेकन नहीं किया था। वू जोंग हंसते हुए उससे कहता है, अगर तुम्हारी लू फैमिली को इस बारे में नहीं पता और तुम्हारी लू फैमिली ने तुम्हें घर से निकाल दिया है तो क्यों ना तुम मेरी वू फैमिली को ज्वाइन कर लो, मेरे भाई बन सकते हो। लू चेन उसे कहता है, तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? मैं तुम्हारी फैमिली को ज्वाइन क्यों करूंगा? वू जोंग उसे कहता है, लगता है कि तुम्हें अभी इस बारे में नहीं पता, बहुत ही जल्दी यहाँ पर एक अकेडमी वाले आ रहे हैं एडमिशन के लिए। हालांकि वो मार्शल अकेडमी वाले नहीं है, लेकिन मार्शल अकेडमी से कम भी नहीं है। तुमने सुना होगा मार्शल अकेडमी के बाद एक दूसरी अकेडमी बनी थी जिसका नाम फर्स्ट अकेडमी है। फर्स्ट अकेडमी मार्शल अकेडमी के बाद बनी थी, लेकिन वो भी मार्शल अकेडमी से किसी तरह भी कम नहीं है। मार्शल अकेडमी से कुछ जज बहुत ही जल्दी यहाँ पर हमारे वूलिंग प्रोविंस में आने वाले हैं और उन्होंने कहा है कि वो यहाँ हमारे वूलिंग प्रोविंस में बच्चों का टेस्ट लेंगे और सिर्फ 3 ही बच्चों को अपनी अकेडमी में एडमिशन देंगे। तुम्हारे टैलेंट को देखकर तो लगता है कि उन 3 बच्चों में तुम भी अपनी जगह बना सकते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस दिन जाकर टेस्ट दो, हो सकता है कि तुम्हारा भी एडमिशन हो जाए फर्स्ट अकेडमी में। लू चैन भी उसकी बात सुन के काफी हैरान होता है और कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? फर्स्ट
फर्स्ट अकेडमी जो कि मार्शल अकेडमी के बाद बनी थी और टियांडो रीजन में बहुत ही पावरफुल अकेडमी है और बहुत ज्यादा फेमस भी है। मार्शल अकेडमी के बाद उसका सेकंड नंबर है। वो जोंग उसे कहता है, हाँ मैं उसी अकेडमी की बात कर रहा हूँ। वो लोग यहाँ पर बहुत ही टैलेंटेड बच्चों को इसलिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि पिछले कई सालों से मार्शल अकेडमी वालों ने उन्हें अपने आप से आगे नहीं निकलने दिया और हर बार वो फाइट में मार्शल अकेडमी से हार जाते हैं। इसी वजह से इनकी अकेडमी की रेटिंग बहुत ज्यादा कम होती जा रही है। लेकिन फिर भी टेंडो किंगडम में इनकी अकेडमी सबसे बेस्ट है। अगर तुम इस अकेडमी में चले जाते हो और तुम्हारा एडमिशन हो जाता है तो मेरी वो फैमिली की तरफ से जाते हो तो फिर हमारा यहाँ पर बहुत ज्यादा बोलबाला हो जाएगा, यानी कि हमारी फैमिली बहुत ज्यादा फेमस हो जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर तुमने एग्जामिनेशन को पास कर लिया, इसमें एडमिशन लेने के काबिल पाए गए तो तुम्हें वहाँ पर इनाम दिया जाएगा और इनाम में तुम्हें मेरिडियन एक्टिवेशन पिल दी जाएगी। तो यहाँ पर कहानी सुनाने वाला मेरिडियन एक्टिवेशन पिल के बारे में बताता है। वो कहता है ये एक स्पेशल पिल है, ये एक लेवल 2 की सोल पिल है। इसको निगलने से आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी मेरिडियंस होती हैं उन सभी के चैनल्स ओपन हो जाते हैं और आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी आपकी पूरी बॉडी के अंदर बह सकती है, वो भी आसानी के साथ। और ये वाली पिल उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है जो कि अपनी सोल पावर को कल्टीवेट करना चाहते हैं। लेकिन मेरिडियन एक्टिवेशन पिल्स बहुत ज्यादा महंगी होती हैं, इसी वजह से किसी भी बाजार में ये आपको बिकती हुई दिखाई नहीं देंगी। बहुत सारी रिच फैमिलीज ऐसी होती हैं जो इसको अफोर्ड कर पाती हैं। इसके अलावा अपनी भी छोटी फैमिलीज के यंग मास्टर हैं, वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये दोनों अभी अपने रूम में खड़े बातें कर रहे होते हैं कि बाहर से नौकरानी की आवाज आती है। वो उसे कहती है, यंग मास्टर वो आपके दोनों दोस्त वहाँ पर बैठे आपका इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने मुझे भेजा है ताकि मैं आपको वापस बुला सकूं। वो जोंग अपनी नौकरानी से कहता है, जाकर उनको बता दो कि मेरे पास अभी उनके लिए टाइम नहीं है, मैं अपने गेस्ट के साथ बहुत ज्यादा बिजी हूँ, मेरा गेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको बोलो कि अगर उनके पास टाइम नहीं है तो वापस चले जाएं, बाद में आ जाएं मुझसे मिलने के लिए। नौकरानी कहती है, ठीक है मैं उनको जाकर कह देती हूँ। लू चेन अपने दोस्त से कहता है, तो तुम चाहते हो कि मैं वहाँ पर एक डेडली फाइट में हिस्सा लूं, क्योंकि जब अकेडमी वाले लोग यहाँ पर आएंगे सीट सिर्फ 3 है और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे यंग मास्टर्स हैं जो कि उस सीट को हासिल करने के लिए आपस में फाइट करेंगे और बहुत सारे ऐसे यंग मास्टर होंगे जो इस फाइट के दौरान मारे जाएंगे। मेरा फिलहाल मरने का कोई इरादा नहीं है और ना ही तुम्हारी फैमिली को ज्वाइन करने का। मुझे जो चीजें चाहिए वो मुझे दे दो। वो जोंग उसे कहता है, अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारा इरादा बदले तो वापस मेरे पास आ जाना। और साथ ही वो ताली बजाता है, नौकर से कहता है, मास्टर लू चेन ने जो कुछ भी कहा है वो सारी चीजें ले आओ। और थोड़ी देर के बाद नौकर अपने हाथ में एक ट्रे लेकर आता है जिसके अंदर एक हैंडबुक रखी होती है और उसके साथ ही टोकन बोन पिल भी रखी होती है। लू चेन उन दोनों चीजों को उठा लेता है और अपने दोस्त से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उसका दोस्त उसे कहता है, तुम्हें मेरा शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है कि तुम मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हो, तुम्हारी दोस्ती के बदले में इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। फ्यूचर में मुझे अपने साथ याद रखना जब तुम एक बहुत ही अच्छे सोल हीलर बन जाओगे। और साथ ही उसका दोस्त अपने पास से एक थैली निकालता है, उस थैली के अंदर 100 गोल्ड कॉइन्स होते हैं। वो उसे कहता है, ये 100 गोल्ड कॉइन्स हैं, ये भी तुम अपने पास रख सकते हो। लू चेन उसे कहता है, मैं लू चेन तुम्हारे इस एहसान को याद रखूंगा, जब मैं एक महान मास्टर बन जाऊंगा तो तुम्हारे इस एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगा। इतना कह के लू चेन वहाँ से वापस चला जाता है। तो यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 3 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सोल हीलर के एपिसोड 4 के साथ हाजिर हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था लू चेन अपने भिखारी दोस्त जाओ सैन के लिए ब्रोकन बोन पिल और अपने लिए हैंडबुक लेने के लिए अपने दोस्त के पास आता है और उसका दोस्त उसे वो चीजें दे भी देता है। वो चीजें लेने के बाद वो वहाँ से चला जाता है, जबकि उसका दोस्त का नौकर जो कि वो चीजें लेकर आया होता है वो उससे कहता है, यंग मास्टर आपने ऐसा क्यों किया। आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि इस लड़के को इसकी लू फैमिली ने से निकाल दिया है और पूरे वोलिंग प्रोविंस ने सभी को पता है कि ये लड़का बेकार है, सिर्फ कचरा है और कुछ भी नहीं। और इसके अलावा मुझे लगता है कि आपके वो दोनों दोस्त जो कि इस वक्त दूसरे रूम में बैठे हैं उन्हें इस बारे में पता चल गया तो वो दोनों आपसे नाराज हो जाएंगे। वू जोंग उसे कहता है, मेरी फैमिली ने मुझे हमेशा सिखाया है कि हमें सिर्फ उसी की मदद करनी चाहिए जिसे मदद की जरूरत हो, ना कि किसी ऐसे की जिसे मदद की जरूरत ना हो। मैं यहाँ पर इस वक्त फ्यूचर की तरफ देख रहा हूँ और मुझे लगता है कि इस लड़के के पास बहुत सारी पोटेंशियल है और फ्यूचर में ये लड़का एक बहुत ही अच्छा सोल हीलर बन सकता है। तुम्हें पता है कि सोल हीलर होना डिवाइन पावर्स होने के बराबर है। अगर ऐसे किसी के साथ हमारे ताल्लुकात होंगे हमारी फैमिली भी राइज करेगी। और एक ब्रोकन बोन पिल और एक हैंडबुक, ये तो बहुत ही थोड़ी कीमत है किसी ऐसे इंसान के साथ रिश्ता रखने के लिए। लू चेन वो सारा सामान लेकर वहाँ से बाहर निकल आता है और साथ ही वो सोच रहा होता है, मुझे लगता है कि इस ब्रोकन बोन पिल की मदद से ब्रदर जाओ सैन बहुत ही जल्दी हील हो जाएगा और सिर्फ एक ही महीने वो दोबारा से चलना शुरू कर देगा। लू चेन अभी चलता हुआ जा ही रहा होता है कि उसी वक्त वू जोंग का दोस्त मूली उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है,
है। तो अब मुझे समझ आए कि यंग मास्टर वू ने हम दोनों को जाने का क्यों कह दिया और उसके पास कौन सा इम्पोर्टेंट गेस्ट आया हुआ था, जहाँ पर तो लू फैमिली का कचरा आया हुआ है। साथ ही मोली उसे कहता है सॉरी मुझे माफ करना, पर तुम तो लू फैमिली के बहुत बड़े जीनियस हो, और साथ ही वो हंसना शुरू कर देता है। लू चैन गुस्से के साथ उसे कहता है कुत्ते कहीं के, मेरे रास्ते से हट जाओ। मोली उसकी बात सुनने के बाद गुस्सा हो जाता है और कहता है मुझे लगता है कि लू चैन को बहुत ही अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा। लू फैमिली का कचरा यहाँ पर हमारे सामने बात करने की कोशिश कर रहा है। उसी वक्त लू चैन का कजन पीछे से निकलता है और वो लू चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो जंप करते हुए अपने हाथ के ऊपर अपनी पावर्स को भी रिलीज कर रहा होता है और साथ ही वो लू चैन के ऊपर अपनी पाम से अटैक करता है, लेकिन लू चैन अपनी मुंडी को साइड पे घुमाते हुए उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है और अपने आप को उसके अटैक से बचा लेता है। लू कुन भी सामने जाकर खड़ा हो जाता है। लू चैन कहता है अब ये कमीना लू कुन यहाँ पर क्या कर रहा है, मुझे तो लगा था कि दोबारा लू फैमिली के किसी बंदे से सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन लगता है कि इन सभी को कुचल कर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। लू कुन भी गुस्से के साथ उसे कहता है कचरे कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फाइट बैक करने की। लू चैन उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है तुम यहाँ पर कचरा किसको कह रहे हो, तुम हमारी फैमिली के सेकंड एल्डर के ग्रैंडसन नहीं होते, मेरे कजिन नहीं होते, तो मैंने अभी तक तुम्हारे पर अटैक कर दिया होता और तुम्हारी टांगे तोड़ दी होती। लू कुन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जबकि मूली उसे रोक देता है और कहता है तुम्हें इसके साथ फाइट करने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ एक कचरा है। मूली फिर से लू चैन का मजाक उड़ाते हुए कहता है मैंने तो सुना था कि जब ये 3 साल की उम्र का था तभी से इसने अपनी स्पिरिट ट्रेनिंग को स्टार्ट किया था ताकि ये अपनी फाइटिंग स्पिरिट को अवेकन कर सके, और जब ये 6 साल की उम्र तक पहुंचा तब इसने अपनी फाइटिंग स्पिरिट को एक्टिवेट किया, लेवल 1 का स्पिरिचुअलिस्ट बन चुका था। लेकिन ये तो बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि अब ये 12 साल का हो चुका है लेकिन अभी तक इसने अपनी फाइटिंग स्पिरिट को अवेकन नहीं किया। लगता है किसी ने मजाक किया था। इसको तो कचरा नहीं बल्कि इसको जीनियस कहना चाहिए, जो कि 3 साल की उम्र से प्रैक्टिस कर रहा है। लू कुन अपने दोस्त से कहता है तुमने बिल्कुल गलत सुना है, ये बात तो ठीक है कि 3 साल की उम्र से ये अपनी फाइटिंग स्पिरिट को अवेकन करने की ट्रेनिंग कर रहा है, लेकिन 12 साल की उम्र तक पहुंचने तक इसने अपनी फाइटिंग स्पिरिट को अवेकन नहीं किया। इसी वजह से इसे लू फैमिली से किक मारकर बाहर निकाल दिया गया, यहाँ तक कि इसका बाप भी इसे अपना बेटा मानने से इनकार कर रहा है। री फैमिली के साथ इसकी जो एंगेजमेंट थी वो भी कैंसिल हो चुकी है। लू कुन गुस्से के साथ लू चैन से कहता है अगर तुम मुझसे मार नहीं खाना चाहते तो जल्दी से अपने घुटनों पर आ जाओ। लू चैन लू कुन से कहता है मेरे पास फालतू टाइम नहीं है जो कि तुम्हारे जैसे लोगों के साथ वेस्ट कर सकूं, अगर तुम्हें और कुछ नहीं कहना तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जैसे वो वहाँ से जाने लगता है लू कुन अपने पाँव के अंदर दोबारा से अपनी फाइटिंग स्पिरिट को एक्टिवेट करता है और बड़ी स्पीड के साथ लू चैन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन लू चैन ऊपर की तरफ जंप करते हुए उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है और जंप करके पिछली साइड पे चला जाता है। और फिर साथ ही वो घूर कर लू कुन से कहता है लू कुन मैं तुम्हें फाइनल वार्निंग दे रहा हूँ, ज्यादा मजबूर मत करो। लू कुन जल्दी से अपनी फाइटिंग स्पिरिट को एक्टिवेट करता है और अपने पास एक वेपन बना लेता है, इसका नाम फायर रॉड होता है। और वो लू चैन से कहता है तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें फाइट करने के लिए मजबूर कर रहा हूँ, तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि तुम्हारी वजह से घर में मेरी पोजीशन क्या है। तुम्हें यंग मास्टर बनाया गया, हालांकि तुम्हारे पास कोई भी टैलेंट नहीं है। शुरुआत से ही हमारी फैमिली के पैट्रियार्च ने तुम्हें बहुत ज्यादा फेवर किया है और तुम्हें बहुत सारे रिसोर्सेज भी दिए, लेकिन आखिर पर तुमने क्या किया, तुम्हारे पास तो कोई भी टैलेंट नहीं, तुम तो अपनी फाइटिंग स्पिरिट को भी अवेकन नहीं कर पाए। तुम्हारी जगह पर मुझे होना चाहिए था। अब जबकि तुम एक कचरा साबित हो चुके हो और तुम्हें तुम्हारी लू फैमिली से निकाल दिया गया है और तुम यंग मास्टर भी नहीं रहे, फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इस तरह एटीट्यूड के साथ एक यंग मास्टर बनने की। लू कुन उसे कहता आज मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं कितना बड़ा जीनियस हूँ, तुम्हारी औकात मेरी नजरों में क्या है। और साथ ही वो उसे कहता है ये मेरा एक स्पेशल वेपन है जो मैंने अपनी फाइटिंग स्पिरिट से बनाया है, इसका नाम द फ्लोइंग फायर रॉड है, चलो देखते हैं कि तुम इसको कैसे डॉज करते हो। लू चैन उसके फायर रॉड की तरफ देखता और कहता है इसने अपनी फाइटिंग स्पिरिट को मैनिफेस्ट करके एक वेपन बनाया है, लगता है कि इसके पास मर्डरस इंटेंशन है, यानी कि ये मुझे मारना चाहता है। लू कुन बड़ी स्पीड के साथ जंप करते हुए अपने फायर रॉड के साथ लू चैन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन लू चैन अपने हाथ को अपनी फाइटिंग स्पिरिट से कवर करता है और उसके फायर रॉड को अपने हाथ से रोक लेता है। ये देखकर तो लू कुन और मूली दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ऐसा होना नामुमकिन है, फायर रॉड को ये अपने हाथ से कैसे पकड़ सकता है। लू चैन ने उसके फायर रॉड को अपने हाथ में पकड़ा होता है, साथ ही लू चैन अपने हाथ को साइड पर झटकता है जिससे उसकी रॉड के साथ ही लू कुन को भी पटक देता है और लू कुन दीवार के साथ जाकर पटकता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। सिर्फ एक ही मूव में लू कुन बेचारे की हालत खराब हो गई है। लू कुन उसे पीछे गिराने के बाद अपने हाथ झाड़ते हुए वहाँ से आगे की तरफ चल पड़ता है, जबकि मूली उसी की तरफ देखकर बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है और कहता ऐसा कैसे हो सकता है। लू फैमिली वाले कहते हैं कि ये कचरा है, लेकिन एक कचरा किसी के फ्लोइंग रॉड को अपने हाथ में कैसे पकड़ सकता है। गली में जितने भी लोग होते हैं वो सारे भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि लू चैन ने सिर्फ एक ही मूव के साथ अपने कजिन को हरा दिया। वो सारी कह रहे होते हैं इसके फैमिली वाले इसे कचरा कहते हैं, लेकिन इसका टैलेंट तो बहुत ज्यादा स्केरी है। तो नेक्स्ट सीन फिर से उसे टूटे हुए टेम्पल का दिखाया जाता है। लू चैन वापस उस टेम्पल में आ जाता है और आकर जाओ सैन को ब्रोकन बोन पिन खिला देता है और वो लोग वहीं पर आग जलाकर बैठे होते हैं। जाओ सैन की हालत अब पहले से काफी ज्यादा बेहतर है। लू चैन उसका हाथ पकड़कर उसको चेक करता है और कहता है ब्रदर जाओ सैन तुम्हारी हालत पहले से काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन तुम्हें फिर भी रेस्ट करनी
चाहिए ताकि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ। साउसेन काफी ज्यादा खुश होता है और लूचेन से कहता है तुमने मुझे जो ब्रोकन बोन पिल दी है वो काफी ज्यादा अच्छी है। अभी सिर्फ कुछ घंटे ही हुए हैं और मेरी बॉडी काफी हद तक हील हो चुकी है। फिर साथ ही साउसेन हंसते हुए लूचेन से पूछता है लूचेन तुम उस ब्रोकन बोन पिल को लेकर कहाँ से आए थे और साथ ही तुम इतना सारा खाना कहाँ से लेकर आए हो। लूचेन उसे कहता है ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अपने दोस्त के पास गया था, मेरे दोस्त काफी ज्यादा अच्छे हैं, उसी ने मुझे ये सारा खाना भी दिया और ब्रोकन बोन पिल भी दी। साउसेन उसे कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम हमारे पास नहीं होते तो मैं तो अब तक मर चुका होता। लूचेन उसे कहता है ब्रदर साउसेन अब मुझे ये बताओ कि आगे तुम क्या करने वाली हो, क्या तुम सारी जिंदगी सिर्फ भीख ही मांगना चाहते हो। साउसेन उसे कहता है हम लोग भीख मांगने के अलावा कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे लोग हैं जिनके पास फाइटिंग स्पिरिट नहीं है और तुम्हें पता है कि फाइटिंग स्पिरिट मेनलैंड में किसी के पास फाइटिंग स्पिरिट नहीं होती उसे किस तरह ट्रीट किया जाता है। जहाँ तक कि हमारे जैसे लोग जिनके पास फाइटिंग स्पिरिट नहीं होती उन्हें तो यहाँ पर मजदूर का काम भी नहीं दिया जाता। हम सभी लोगों के ऊपर बहुत सारे जुल्म किए जाते हैं, हमें तो यहाँ पर इंसान भी नहीं समझा जाता। तो यहाँ पर फाइटिंग स्पिरिट मेनलैंड में स्ट्रेंथ ही सब कुछ है। लूचेन अपने पास से गोल्ड कॉइन्स वाली वो थैली निकालता है और उसे कहता है मेरे पास कुछ गोल्ड कॉइन्स हैं, तुम लोग यहाँ पर भीख मांगना बंद करो। मैं चाहता हूँ कि इन गोल्ड कॉइन्स की मदद से तुम अपनी कोई शॉप ले लो और अपना काम शुरू करो। साउसेन उसे कहता है हम तुमसे ये पैसे नहीं ले सकते क्योंकि हम लोग कोई भी कारोबार शुरू कर लें कोई भी हमारे पास नहीं आएगा और ऊपर से लोग भिखारी हैं, इतना सारा पैसा हम लोग संभाल भी नहीं सकते, कोई भी हमसे ये सारा पैसा छीन लेगा और हमें फिर से भिखारियों की तरह भीख मांगना पड़ेगी। तो इससे तो अच्छा है कि हम लोग भीख मांगते ही रहें। लूचेन उनकी बात सुनने के बाद कहता है तो आज मुझे पता चला कि फाइटिंग स्पिरिट मेनलैंड के ऊपर से लोग जिनके पास फाइटिंग स्पिरिट अवेकन नहीं होती वो लोग क्या करते हैं और उनकी जिंदगी कैसी है, तो यहाँ पर इंसान भी नहीं समझा जाता। मैं इनके लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, तो मुझे मेरी फैमिली से निकाल दिया गया है। नेक्स्ट सीन लू फैमिली का दिखाया जाता है। लूचेन के फादर के पास कोई बंदा आता है और उन्हें इस बारे में बताता है तो उसने गली में क्या देखा। लूचेन के फादर कहते हैं क्या तुम वाकई में सच कह रही हो, क्या वो लूचेन ही था, क्या लूचेन ने उसके फायर रॉड को अपने हाथ से पकड़ा था और साथ ही अब एक ही मूव के साथ उसने लूकुन को हरा दिया। तो लूकुन के दादाजी भी उनके पास ही खड़े होते हैं, वो कहते हैं ये बात सच है, लूचेन ने वाकई में वहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को शो किया है। तो लू फैमिली के हेड के साथ दो एल्डर्स होते हैं, एक तो लूकुन के दादाजी हैं और दूसरे पता नहीं कौन है। तो साथ वाले एल्डर कहते हैं हमारे लूकुन की फाइटिंग स्पिरिट लेवल 1 की फाइटिंग स्पिरिट है, हमारी फैमिली में उसे काफी जीनियस लड़का माना जाता है। अगर हमारे लूचेन ने उसको सिंगल मूव में हरा दिया है तो इसका मतलब तो ये है लूचेन की फाइटिंग स्पिरिट का लेवल लूकुन की फाइटिंग स्पिरिट से ज्यादा है। मुझे लगता है कि उसकी फाइटिंग स्पिरिट का लेवल 2 होगा। लूचेन के फादर उनकी बातें सुनने के बाद कहते हैं किसी को भेजो और जाकर लूचेन को ढूंढो, उसे ढूंढकर मेरे पास वापस लेकर आओ। लूकुन के दादाजी चिल्लाकर कहते हैं लेकिन पैट्रियार्च लोग ऐसा नहीं कर सकते, आपको पता है कि जब आपने अपने लूचेन को घर से निकाला था तो सारे रिश्ते खत्म किए थे, उसी वक्त जी फैमिली की लड़की आगे बढ़ी थी उसकी हेल्प करने के लिए और मुझे लगता है कि वो उनके साथ मिल गया होगा और उनकी हेल्प कर रहा होगा क्योंकि वो इस वक्त अपनी लू फैमिली से बहुत ज्यादा नाराज है और इसी वजह से उसने लूकुन के ऊपर भी अटैक किया होगा। जबकि दूसरे एल्डर उनसे कहते हैं मुझे लगता है कि आप यहाँ पर इस बात से डर रहे हैं कि अगर लूचेन वापस आ जाता है तो वो आपके पोते लूकुन की जगह ले लेगा और दोबारा से यंग मास्टर बन जाएगा। यहाँ पर आप जानबूझकर लूचेन के कैरेक्टर के ऊपर दाग लगा रहे हैं, आप उसे जी फैमिली के साथ मिला रहे हैं ताकि पैट्रियार्च अपने फैसले को बदल दें और लूचेन को वापस न आने दें। एल्डर चिल्लाकर उसे कहते हैं ऐसी बात नहीं है, लगता है कि हम सभी को उस लड़के ने बेवकूफ बनाया है, शुरुआत में उसके पास फाइटिंग स्पिरिट अवेकन थी तो इस फैमिली से जान छुड़ाना चाहता होगा और जी फैमिली में जाना चाहता होगा। एल्डर उनकी बात को इग्नोर करते हुए पैट्रियार्च से कहते हैं पैट्रियार्च मुझे लगता है कि ये बात कोई बड़ी बात नहीं है, बाप बेटे के दरमियान में अक्सर झगड़ा हो जाता है, अगर आप पर्सनली उसके पास जाएंगे और उसे मनाएंगे तो वो वापस घर आ जाएगा और हमारे लू फैमिली का दोबारा से यंग मास्टर बन जाएगा। हमें इस तरह के टैलेंट को खोना नहीं चाहिए क्योंकि अभी तो वो सिर्फ 12 साल का है और अभी से वो अपने लेवल 2 पर पहुंच चुका है। अब वो जवान हो जाएगा और उसकी फाइटिंग स्पिरिट बढ़ेगी, उसका लेवल एक पैटर्न सेंट तक पहुंच सकता है। जी फैमिली की जीरो तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। पैट्रियार्च उसकी सारी बातें सुनने के बाद जल्दी से अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देते हैं जाओ और जाकर लूचेन को ढूंढ कर लाओ, चाहे वो कहीं पर भी हो, उसे ढूंढकर मेरे पास वापस लेकर आओ, चाहे तुमको इसके लिए कुछ भी करना पड़े उसे मेरे पास लेकर आओ। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 4 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सोल हीलर की एपिसोड 5 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था लू फैमिली के पैट्रियार्च अपने लोगों को ऑर्डर देते हैं जाओ और जाकर लूचेन को ढूंढ कर लाओ, चाहे उसे कैसे भी ढूंढ कर लाओ, उसे मेरे पास वापस लेकर आओ, मैं उसे मना लूंगा और उसे अपनी फैमिली का यंग मास्टर बना दिया जाएगा। इस एपिसोड की शुरुआत में लूचेन का सीन दिखाते हैं। रात के वक्त लूचेन उस हैंडबुक को खोलता है और उसे पढ़ रहा होता है जबकि वो दोनों भिखारी बच्चे वहीं पर सो रहे होते हैं। लूचेन उस हैंडबुक को पढ़ने के बाद काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है इसके अंदर तो बहुत सारी फाइटिंग स्पिरिट्स लिखी हुई
रही है। वो फैमिली वालों की कलेक्शन तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी है। उन्होंने इस हैंडबुक के अंदर काफी सारी फाइटिंग स्पिरिट्स के बारे में लिखा हुआ है। लू चेन कहता है कि इस हैंडबुक में लिखा हुआ है कि जितनी भी एलिमेंटल टाइप की फाइटिंग स्पिरिट्स होती हैं, उनके अलावा बाकी जो 3 टाइप की फाइटिंग स्पिरिट्स हैं वो बहुत सारी वैरायटी में आती हैं और बहुत सारी शेप्स में आती हैं, यानी कि उनसे बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी कॉमन फाइटिंग स्पिरिट्स के बारे में लिखा हुआ है जो कि बहुत सारे इंसानों के पास होती हैं, और जहाँ पर काफी सारे स्किल्स के बारे में भी लिखा हुआ है। लेकिन साथ ही वो अपनी बुक को बंद कर देता है और कहता है, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि मैं जहाँ पर जो चीज ढूंढना चाह रहा हूँ वो यहाँ पर नहीं है। मुझे अपनी फाइटिंग स्पिरिट के बारे में पता नहीं चल रहा, क्योंकि मेरी फाइटिंग स्पिरिट के बारे में यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। लू चेन कहता है, हो सकता है कि उनके पास जो फैमिली बुक्स रखी हुई हैं उनमें शायद किसी और में फाइटिंग स्पिरिट के बारे में लिखा हो, है कि मुझे कल दोबारा से अपने दोस्त के पास वापस जाना होगा और जाकर उससे और ज्यादा बुक्स लेनी होंगी। नेक्स्ट सीन अगले दिन सुबह सुबह का दिखाया जाता है। सुबह के वक्त किंग फेंग हाउस का सीन दिखाते हैं। लू चेन अपने दोस्त से मिलने के लिए वापस आता है। वो गली में चलता हुआ जा रहा होता है। उसी वक्त एक छोटी लड़की जो कि भिखारी होती है वो लू चेन के कपड़ों को खींचती है। लू चेन पीछे की तरफ देखता है तो वो लड़की उसकी तरफ देखती है, साथ ही उस लड़की की आंखें चमक रही होती हैं। वो यहाँ पर अपनी फाइटिंग स्पिरिट को यूज करते हुए लू चेन को हिप्नोटाइज कर देती है और उसे कहती है, बिग ब्रदर क्या तुम मुझे चैरिटी के तौर पर एक गोल्ड कॉइन दोगे? लू चेन जो कि उसके वश में है वो जल्दी से अपने पास से गोल्ड कॉइन निकालता है और उस छोटी लड़की के कटोरे में डाल देता है। वो लड़की उसे कहती है, बिग ब्रदर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और वो भागती वहाँ से चली जाती है। लेकिन उसी वक्त लू चेन की फाइटिंग स्पिरिट एक्टिवेट होती है और लू चेन की बॉडी के ऊपर से हिप्नोटिज्म का असर खत्म हो जाता है। लू चेन अपने आसपास देखता है और कहता है, अभी अभी हुआ क्या था? हालांकि मैंने अपनी फाइटिंग स्पिरिट को लेवल 2 तक अवेकन कर लिया है, लेकिन फिर भी एक छोटी सी भिखारी बच्ची मुझे यहाँ पर बेवकूफ बना गई। साथ ही लू चेन कहता है, अगर मेरी फाइटिंग स्पिरिट मुझे हिप्नोटिज्म से बाहर नहीं निकालती तो मुझे याद भी नहीं होता कि मैंने अपने गोल्ड कॉइन को खो दिया है। फिर वो उसे आसपास ढूंढना शुरू करता है और कहता है, अगर ये लड़की एक असैसिन होती तो इस लड़की ने तो अब तक मुझे मार दिया होता। ये लड़की तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन वो लड़की वहीं पर भीड़ में गुम हो जाती है। फिर लू चेन वापस अपने दोस्त के पास आ जाता है। वो दोनों अंदर चल के बैठ जाते हैं। लू चेन उसकी हैंडबुक को वापस करने के लिए आया है और साथ ही उसे कहता है, इस हैंडबुक के अंदर तो बहुत सारी फाइटिंग स्पिरिट्स के बारे में लिखा हुआ है। तुम्हारे पास सिर्फ यही एक हैंडबुक है जिसके अंदर सारी की सारी फाइटिंग स्पिरिट्स के बारे में लिखा हुआ है, या इसके अलावा भी है। वू जोंग अपनी तारीफ करते हुए उसे कहता है, वैसे तो मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी फैमिली ने पिछले कई सालों से इस सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा किया है और इसकी ये हैंडबुक बनाई है, और फाइटिंग स्पिरिट के बारे में हमारे पास सिर्फ यही एक हैंडबुक है। मुझे नहीं लगता कि वुलिंग प्रोविंस में तुम्हें ऐसी और कोई फैमिली मिलेगी जिसके पास इस तरह की इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो। सिर्फ हमारे पास इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है। लू चेन उसे कहता है, वाकई में तुम्हारी ये हैंडबुक बहुत ज्यादा अच्छी है और इससे मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली है। साथ ही अंदर से लू चेन सोच रहा होता है, मुझे लगता है कि इसके पास और कोई भी इस तरह की हैंडबुक्स नहीं है और मेरा यहाँ पर आना बेकार रहा। वू जोंग उसकी तरफ देखने के बाद फिर से उसी बात को छेड़ देता है। वो उसे कहता है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि वन अकेडमी वाले यहाँ पर आने वाले हैं कि वो यहाँ पर एक टेस्ट लेने के बाद 3 बच्चों को रिक्रूट कर सके। बहुत ही जल्दी वो यहाँ पर आएंगे और कोई भी इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकता है, और मुझे पता है कि जितना टैलेंट तुम्हारे पास है अपने टैलेंट की बिना पर इस टेस्ट को पास कर सकते हो, और उन तीनों स्पोर्ट्स में से एक स्पोर्ट तुम्हें मिल सकती है। क्या तुम अपनी लू फैमिली के नाम से कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहोगे? लू चेन लू फैमिली का नाम सुनते ही गुस्सा हो जाता है और कहता है, कहीं तुम बेवकूफ तो नहीं हो? दोबारा लू फैमिली का नाम भी मेरे सामने मत लेना। लू फैमिली ने मुझे घर से निकाल दिया, मैं उनका नाम भी नहीं सुनना चाहता, और तुम्हें लगता है कि मैं उनके नाम से इस कंपटीशन में हिस्सा लूंगा? साथ ही वो गुस्से के साथ उठकर खड़ा हो जाता है। वो खिड़की से बाहर की तरफ देखता है तो उसे वहाँ पर वही छोटी लड़की दिखाई देती है जो कि एक और बंदे को ठग रही होती है। लू चेन उस लड़की की तरफ देखकर कहता है, लगता है कि इस लड़की को सबक सिखाना पड़ेगा। ये लड़की तो दिन दिहाड़े लोगों को लूट रही है और इसी तरह अगर करती रही ये तो पूरी गली को कंगाल कर देगी। तो वो छोटी लड़की दोबारा से एक बंदे से गोल्ड कॉइन लेने के बाद बड़ी खुश होती है और भागती हुई जा रही होती है। उसी वक्त लू चेन सामने से निकलता है। वो लू चेन को देखती है और हल्के से मुस्कुराते हुए कहती है, चलो इसे फिर से बेवकूफ बनाते हैं। और वो भागती हुई लू चेन के पास जाती है और उसे कहती है, बिग ब्रदर प्लीज मेरी हेल्प कर दो, मुझे 1-2 गोल्ड कॉइन्स दे दो। लू चेन अपनी मुट्ठी को बंद करता है और उसे ऐसे दिखाता है कि वो उसे अपने पास से कुछ कॉइन्स देने लगा है, लेकिन जैसे ही वो उसके कटोरे के पास अपना हाथ लेकर जाता है वो उसके कटोरे के अंदर से 4-5 गोल्ड कॉइन्स को उठा लेता है और उठाते ही अपनी जेब में रख लेता है और उसे कहता है, तुमने पहले मुझे बेवकूफ बनाया और मुझसे मेरा एक गोल्ड कॉइन ले लिया, उसके बदले में इतनी कीमत ठीक रहेगी। फिलहाल मैं इतने ही ले लेता हूँ और बाद में तुम्हें मुझे और भी ज्यादा देने पड़ेंगे। अगर ऐसा नहीं करोगी तो फिर मैं तुम्हें सजा दूंगा। वो छोटी लड़की उसे कहती है, बिग ब्रदर ये तुम कौन सी बात कर रहे हो? जिन को तुम्हारी बात की समझ नहीं आ रही। साथ ही वो वहाँ से खिसकने लगती है। लू चेन जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है, तुम भाग कहाँ पर रही हो? यहीं पर रुको। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैं यहाँ पर किस बारे में बात कर रहा हूँ। तुम अपनी पावर्स को यूज करते हुए यहाँ पर लोगों को ठग रही हो। लू चेन जैसे उसके बाजू को पकड़ता है तो साथ ही उसकी स्पिरिट भी एक्टिवेट होती है। लू चेन कहता है, मुझे लगता है कि इस लड़की की बॉडी के अंदर सोल पावर है, यानी कि इस लड़की ने इतनी कम उम्र में ही अपनी फाइटिंग स्पिरिट को एक्टिवेट कर लिया है। तो वो छोटी लड़की नाटक करते हुए रोना शुरू कर
देती है और कहती है बिग ब्रदर जिन जिन को जाने दो, मुझे दर्द हो रहा है। इसी वो रोना शुरू करते हैं। आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो वहीं पर रुक जाते हैं, देख रही होती है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। वो लू चैन को तो पहले से जानती हैं। उनमें से कुछ कहते हैं लू फैमिली का कचरा, पहले तो इसे फैमिली से निकाल दिया गया क्योंकि ये कचरा है, और अब ये यहाँ पर आकर भिखारी लड़कियों को भी तंग कर रहा है और एक छोटी सी बच्ची को। जिन जिन जैसे ही देखती है कि ये सारे लोग उसकी साइड पर बात कर रहे हैं, वो और भी ज्यादा रोना शुरू कर देती है और कहती है बिग ब्रदर प्लीज जिन जिन को जाने दो, अगर तुम्हें मुझे भीख नहीं देनी तो ना दो, लेकिन कम से कम मुझे मारो तो मत, यहाँ से चली जाती हूँ। ठीक है, मैं आज रात भूखी सो जाऊंगी। वो सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, जबकि लू चैन भी बुरा सा मुंह बना लेता और कहता है ये लड़की तो बहुत ही अच्छी एक्टिंग करती है। वो सारे लोग गुस्से के साथ लू चैन को देख रहे होते हैं और उसे कहते हैं कमीने कहेंगे इसका हाथ छोड़ो, तुम एक छोटी लड़की को परेशान कर रहे हो, और तुम्हें इसे पैसे नहीं देने तो मत दो, इस बेचारी को यहाँ पर भीख तो मांगने दो, वो बेचारी भूखी सोने वाली है। लू चैन उन सभी की बातें सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और जिन जिन से कहता है छोटी लड़की तुम्हारी एज अभी बहुत ज्यादा कम है, लेकिन तुम्हारी एक्टिंग के स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी हैं, लगता है कि तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। और फिर वह साथ ही उसको बाजू से खींचता है और उसे उठा लेता है और फिर अपने हाथ को उठाकर उसकी तशरीफ के ऊपर स्मैक करने लगता है। जिन जिन भी जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। उसी वक्त वहाँ पर लू चैन के हाथ को कोई पकड़ लेता है। जीरू वहाँ पर आती है और उसके हाथ को पकड़कर उसे कहती है लू चैन ये तुम क्या कर रहे हो, तुम एक छोटी सी लड़की को यहाँ पर इन सभी लोगों के सामने कैसे पीट सकते हो। लू चैन उसे कहता है तो देखो तो सही यहाँ पर कौन इस लड़की को बचाने के लिए आया है, मिस जीरो तुम्हें इस सभी मसले में नहीं पड़ना चाहिए। और साथ ही वो उसके हाथ को झटक देता है और उसके हाथ को झटकने के बाद वो जिन जिन की तशरीफ के ऊपर पटाख पटाख से दो चार लगा देता है। जिन जिन बेचारी भी रोना शुरू कर देती है और वो जोर जोर से चिल्ला रही होती है, जबकि देखने वाले बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और कहते हैं ये कमीना बहुत ही बुरा है, लगता है कि लू फैमिली वाले सही इसको कचरा कहते हैं। जीरो भी बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और कहती है कमीने कहीं के तुम बहुत ही बुरे हो, तुम्हें तो जरा भी शर्म लिहाज नहीं है। लू चैन उस लड़की को नीचे उतार देता है और उन सभी से कहता है पागल कहीं के तुम सभी लोग बेवकूफ हो, क्या तुम लोग अंधे हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, ये लड़की एक भिखारी नहीं बल्कि एक ठग है जो तुम सभी को यहाँ पर ठग चुकी है और तुम्हें पता भी नहीं है। लू चैन साथ ही जीरू से कहता है बेवकूफ लड़की, क्या तुम्हें पता नहीं चल रहा है ये लड़की यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करते हुए यहाँ पर लोगों को हिप्नोटाइज करती है और उनके पास से उनका पैसा ले लेती है। मैं तो सिर्फ इसके इस किए पर इसको सजा दे रहा हूँ ताकि ये दोबारा इस तरह ना करे। तो वो लड़की फिर से एक्टिंग करते हुए कहती है बिग ब्रदर जिन जिन ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। चैन उसकी तरफ घूर कर देखता और कहता है इस लड़की की एक्टिंग वाकई में बहुत ज्यादा जबरदस्त है, थोड़ी देर पहले ये रो रही थी और अब देखो जरा ऐसे ये दोबारा से एक्टिंग कर रही है। लू चैन आगे बढ़ता है और उसके गाल को खींचते हुए कहता है छोटी बच्ची अपना मुंह बंद रखो वरना मैं फिर से तुम्हें उठा लूंगा और तुम्हारी तशरीफ के ऊपर दो चार और लगाऊंगा। यहीं पर लू चैन को साइड से आवाज आती है, कोई उसे कहता है यंग मास्टर लू चैन ये तो बहुत ही अच्छी बात है जो आप हमें यहीं पर मिल गए, हम तो आपको पता नहीं कहाँ कहाँ पर ढूंढ रहे थे। तो लू फैमिली के 3-4 सोल्जर वहाँ पर आते हैं और आकर खड़े हो जाते हैं। लू चैन उनकी तरफ देखता और कहता है इनके यूनिफॉर्म्स ये तो हमारी लू फैमिली के फाइटिंग स्पिरिट गार्ड्स हैं, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। उन गार्ड्स का लीडर अपने गार्ड से कहता है जाओ जाकर इस सारी क्राउड को यहाँ से हटाओ, ये लोग यहाँ पर क्या तमाशा देख रहे हैं। वो लोग जल्दी से साइड पर जाते हैं और उन सभी से कहते हैं तुम सभी लोग यहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो, जाओ जाकर अपना काम करो। वो उन सभी को वहाँ से भगा देते हैं। जीरो भी ये देखकर काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है लू फैमिली वाले तो बहुत ज्यादा बुरे हैं, हर जगह पर अपनी दोस्त जमाते हैं, यहाँ पर किस तरह ये लोगों को भगा रहे हैं। जबकि जीरो की साथ वाली लड़की उसे कहती है यंग मिस आपको इनके साथ यहाँ पर पंगा नहीं लेना चाहिए, ये लोग फाइटिंग स्पिरिट गार्ड्स हैं और लू फैमिली से हैं। फिर इन्हें पता चल गया कि आप जी फैमिली की यंग मिस हैं, फिर ये लोग आपके ऊपर अटैक भी कर सकते हैं क्योंकि आपके फादर ने इनके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। तो गार्ड्स के लीडर की नजर भी जीरो के ऊपर पड़ती है। वो आगे बढ़ती है और कहती है जी फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर हो। वो उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है पता नहीं तुम्हें किसी ने इस बारे में बताया या नहीं, लेकिन हमारे इस वूलिंग प्रोविंस में आजकल कुछ भी पीसफुल नहीं है, तुम्हें यहाँ पर अकेले नहीं घूमना चाहिए। और उसके बाकी के सारे गार्ड जल्दी से उनके आसपास आकर खड़े हो जाते हैं। जीरो चिल्लाकर उसे कहती है तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है, क्या तुम मुझे यहाँ पर जबरदस्ती पकड़ कर रखोगे, फिर तुम मुझे बंदी बनाने वाले हो। लू चैन अपने फाइटिंग गार्ड्स की तरफ देखता और कहता है हालांकि जीरो काफी ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन वो यहाँ पर इन सारे गार्ड्स का मुकाबला नहीं कर सकती क्योंकि ये सारे के सारे प्रोफेशनल गार्ड्स हैं। लू चैन गार्ड्स के लीडर से कहता है तुम उस लड़की की तरफ कहाँ पर देख रहे हो, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे लिए आए हो। तो क्या फाइनली लू जाओटियान ने मुझे मारने के ऑर्डर्स जारी किए हैं। लू जाओटियान इसके फादर का नाम है। वो गार्ड पीछे की तरफ घूमता और कहता है यंग मास्टर ये आप किस तरह की बात कर रहे हैं, लगता है आपको कोई गलती लगी है। आपके फादर ने हमें यहाँ पर आपको वापस लाने के लिए भेजा है, वो आपको अपनी फैमिली में दोबारा एक्सेप्ट करना चाहते हैं और आपको दोबारा से अपना यंग मास्टर बनाएंगे। लू चैन हंसते हुए उससे कहता है तुम मुझे यंग मास्टर क्यों कह रही हो, मैं तो एक कचरा हूँ और मैं लू फैमिली का यंग मास्टर बनने के लायक नहीं हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें कोई गलती लगी है, इसलिए चुपचाप वापस चले जाओ। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 05 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।
हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सोल हीलर की एपिसोड 6 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था लू फैमिली की स्पिरिट गार्ड आर्मी के 3-4 लोग वहां पर आते हैं और उनका लीडर भी साथ ही होता है। वो लोग वहां पर आने के बाद लू चैन से कहते हैं तुम्हारे फादर ने तुम्हें वापस लाने के लिए हमें कहा है। लू चैन उनसे कहता है तो क्या मेरे फादर इस हद तक गिर चुके हैं कि वो मुझे मरवाना चाहते हैं, वो भी अपने स्पिरिट गार्ड्स को यूज करते हुए। स्पिरिट गार्ड का लीडर उसे कहता है नहीं यंग मास्टर, वो तो आपको फैमिली में वापस बुलाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता चला है कि आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि मैं आपको वापस लेकर जाऊं और वो पर्सनली आपको मीट करेंगे और उसके बाद वो दोबारा से आपको फैमिली का यंग मास्टर बना देंगे। लू चैन उसे कहता है तुम मुझे बार बार यंग मास्टर क्यों कह रहे हो, मैं तो लू फैमिली का कचरा हूँ, तुम्हें मुझे यंग मास्टर नहीं कहना चाहिए, मैं इस लायक नहीं हूँ। स्पिरिट आर्मी का गार्ड उसे कहता है यंग मास्टर आपको ऐसा कहने की जरूरत नहीं है, हमने आपके कारनामे के बारे में सुना है कि आपने लू कुन को सिर्फ एक ही मूव के साथ हरा दिया और साथ ही आपने उसकी फायर रॉड को सिर्फ अपने हाथ के साथ ही पकड़ लिया था और ऐसा करना किसी कचरे के लिए मुमकिन नहीं है। अब तो एक बहुत बड़े जीनियस है। हमें लगता है कि इस वक्त आपका स्पिरिट लेवल 2 पर है। और ये एक बहुत ही हैरानी वाली बात है क्योंकि अभी अभी तो आपने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अवेकन किया है। ये बात सुनते ही जीरो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है इस लड़के ने अपनी फाइटिंग स्पिरिट को अभी अभी अवेकन किया है और ये अवेकन करने के साथ ही लेवल 2 पर पहुंच गया है। क्या वाकई में इसने अभी अभी अपनी फाइटिंग स्पिरिट को अवेकन किया है या फिर ये हमसे पहले झूठ बोल रहा था। लीडर लू चैन से कहता है हमारे लू फैमिली के हेड ने कहा है कि अगर आप वापस आ जाएं तो वो पर्सनली सभी के सामने ये ऐलान करेंगे कि वो आपको दोबारा से अपनी फैमिली का यंग मास्टर बना रहे हैं और आपका जितना भी स्टेटस है वो सभी आपको वापस मिल जाएगा। लू चैन उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है आखिर मेरे फादर मुझे समझते क्या है, क्या मैं उनके लिए कोई कुत्ता हूँ जिसे जब चाह किक मारकर घर से बाहर फेंक दिया और जब चाह रस्सी डालकर वापस घर ले आए। लू चैन उसे कहता है मेरा लू फैमिली के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है, मेरे फादर ने मुझे घर से निकाल दिया था और साथ ही उन्होंने कहा था कि मैं उनका बेटा नहीं हूँ तो मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगा। फाइटिंग स्पिरिट आर्मी का लीडर उसे कहता है यंग मास्टर हमारे लिए चीजों को मुश्किल मत बनाए, हेड ने हमें कहा था कि आपको हर हाल में वापस लेकर आना है और अगर आप हमारे साथ नहीं चलते तो मुझे लगता है कि वो टेम्पल के अंदर रहने वाले 2 भिखारियों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी और उन दोनों बेचारे भिखारियों को नुकसान भी पहुंच सकता है। लू चैन उसकी बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और साथ ही गुस्से के साथ आगे बढ़ता है और लीडर को कॉलर से पकड़ लेता है और कहता है क्या तुम यहाँ पर मुझे धमकी दे रहे हो, क्या तुम मेरे दोस्तों को नुकसान पहुँचाना चाहते हो। फाइटिंग स्पिरिट गार्ड भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है यंग मास्टर आपके पास बहुत ही अच्छा टैलेंट है, आप एक जीनियस लड़के हैं लेकिन आप अभी बहुत ज्यादा इनएक्सपीरियंस हैं, इसलिए आपको लू फैमिली में वापस जाना ही पड़ेगा। लू चैन उसकी बात को समझ जाता है क्योंकि वो उसके साथ फाइट तो नहीं कर सकता और साथ ही उसे उन दोनों भिखारियों की याद आती है। वो कहता है उन दोनों को बचाने के लिए मुझे लू फैमिली में वापस जाने पड़ेगा। वो उसे कहता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे साथ वापस जाऊंगा। फिर वो आगे बढ़ता है और जिन से कहता है जिन ठीक है मैं तुम्हें माफ करता हूँ, तुम यहाँ से भाग जाओ। तो मैंने तुमसे कहा था कि मुझे तुमसे और ज्यादा गोल्ड कॉइंस चाहिए तो वो अब मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि दोबारा मैं कभी तुम्हें मिलने वाला हूँ। जिन उसे कहती है बिग ब्रदर क्या तुम इन बुरे लोगों के साथ जाने वाले हो। लू चैन उसे कहता है हाँ मैं क्या कर सकता हूँ, ये लोग मुझसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं इनके साथ फाइट करके जीत नहीं सकता, इसी वजह से मुझे इनके साथ जाना पड़ेगा। फिर लू चैन उसे कहता है अच्छा ठीक है चलो आगे चलो मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। फिर वो जीरो की तरफ देखता है और उनसे कहता है इन दोनों का इस बात से कोई भी ताल्लुक नहीं है इसलिए इन दोनों को यहाँ से जाने दो। लीडर उसे कहता है बट यंग मास्टर ये दोनों जी फैमिली से हैं, आपको मैं अकेले ही कर वापस ले जाऊंगा। बाकी के चारों फाइटिंग स्पिरिट गार्ड्स को इन दोनों लड़कियों के साथ भेज देते हैं, ये इन्हें एस्कॉर्ट करते हुए इनके घर तक छोड़ आएंगे। लू चैन उसकी बात को समझ जाता है कि ये लोग इन्हें मारना चाहते हैं, जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करता है और उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम अकेले काफी होगे मुझे घर तक वापस ले जाने के लिए, अगर तुम इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो कि तुम अकेले मुझे हरा सकते हो और वापस लेकर जा सकते हो तो फिर ठीक है बाकी के चारों को उनके साथ भेज दो। लू चैन बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। पीटर उसे कहता है यंग मास्टर ठीक है मैं आपकी बात को समझ गया, इन दोनों लड़कियों को जाने देते हैं। वो अपने चारों गार्ड से कहता है चलो मेरे साथ आओ। लू चैन उस लड़की के पास से गुजरते हुए कहता है बेवकूफ लड़की जाओ और वापस चली जाओ और फिर वो अपने गार्ड्स के साथ वहाँ से अपने घर की तरफ चल देता है। जबकि जीरो भी वहीं पर खड़ी खड़ी उसे गालियां दे रही होती है। तो नेक्स्ट सीन लू फैमिली के हाउस का दिखाया जाता है। वो लू चैन को लेकर लू फैमिली में वापस आ जाते हैं। लू चैन जैसे ही अपनी फैमिली के दरवाजे से अंदर आता है लू चैन को अजीब सी फीलिंग आती है। लू चैन कहता है हालांकि अभी मुझे ज्यादा दिन नहीं हुए अपने घर को छोड़कर गए हुए, लेकिन यहाँ पर वापस आने पर मुझे बहुत ज्यादा अजीब महसूस हो रहा है। लू चैन जैसे ही चलता हुआ अंदर की तरफ जा रहा होता है तो वहीं पर एक पिलर के साथ एक लड़की खड़ी होती है जिसका नाम लू हांग होता है। लू हांग उसकी तरफ देखती है और कहती है तो हमारी लू फैमिली का कचरा घर वापस आ गया है। लू हांग लू चैन से कहती है लगता है कि तुम्हें बाहर की जिंदगी रास नहीं आई, बाहर तुम्हें भीख मांगते हुए शर्म आ रही थी, इसी वजह से तुम घर वापस आ गए हो और रोते हुए फादर से कहोगे कि तुम्हें वापस घर में रख ले। वहीं पर मेड लड़कियां भी खड़ी होती हैं। वो कहती हैं लगता है कि लू हांग और लू चैन में फाइट होने वाली है और लू फैमिली के बाकी के कुछ मेंबर्स भी वहीं पर खड़े होते हैं। वो भी लू चैन को देखकर मजाक उड़ाना शुरू कर देती हैं और कहती हैं ये लड़का कुछ दिन पहले तक तो बाहर सड़क पर भीख मांग रहा था, इसे तो भीख ही मांगनी चाहिए थी, वापस लू फैमिली में क्या
करने के लिए आ गया है। लू चैन उन सभी की तरफ देखता और कहता है यहाँ पर लू फैमिली में हायर मेंबर्स की तो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर छोटे मेंबर्स को भी देखो, ये सारे भी बहुत ज्यादा एरोगेंट है। मेरी लू फैमिली तो बहुत ज्यादा करप्ट है, ये सारे मुझे कचरा समझते हैं। लू चैन कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, जाओ सैन को लू हांग की टेरिटरी के बैगर्स ने मारा था, अब इससे बदला लेने का अच्छा मौका है। लू चैन बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है और लू हांग के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है तुम गुलाम कहीं की, तुम्हें पता है ना कि तुम हमारी फैमिली की एक रियल मेंबर नहीं हो, और तुम तो लू फैमिली की मेंबर भी नहीं हो, तुम्हारी बॉडी में लू फैमिली का ब्लड नहीं है। जैसे ही वो उसे स्लेव कहता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, जबकि बाकी के नौकर जहाँ वहाँ पर खड़े होते हैं और लू फैमिली के मेंबर्स होते हैं वो कहते हैं लू हांग अब बहुत ज्यादा गुस्सा होने वाली है कि ये हमारी लू फैमिली की डायरेक्ट डिसेंडेंट नहीं है, इसी वजह से अगर कोई इसे गुलाम कहे फिर इसे नौकर कहे तो इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। पता है कि लू चैन इसके हाथों से मरना चाहता है, इसने इसको यहाँ पर स्लेव कह दिया है। इन दोनों की फाइट देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। लू चैन जो कि हमारी फैमिली का कचरा है और लू हांग जो कि अपनी फाइटिंग स्पिरिट को लेवल 1 तक अवेकन कर चुकी है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लू हांग वाकई में गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कचरे कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गुलाम कहने की, और जल्दी से वो ऊपर की तरफ जंप करती है और अपने पाँव पर अपनी फाइटिंग स्पिरिट को एक्टिवेट करने के बाद उसे किक मारने लगती है, लेकिन लू चैन नीचे से साइड पर हट जाता है और उसकी किक को अवॉइड कर लेता है। फाइटिंग स्पिरिट गार्ड का लीडर भी देखकर काफी हैरान होता है और खुश भी होता है, क्योंकि वो तो यही देखना चाहता है कि इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन है। लू हांग बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, वो जल्दी से अपना हंटर निकालती है और उसके ऊपर भी अपनी फाइटिंग स्पिरिट को एक्टिवेट कर लेती है और उसे कहती है अब तुम नहीं बचोगे, मैं तुम्हारे बाजू काट दूंगी, और अपने हंटर के साथ उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन लू चैन उसके अटैक को भी अवॉइड कर लेता है। और उसी के अटैक्स को अवॉइड करते हुए लू चैन की नजर दूसरी तरफ पड़ती है, दरवाजे के अंदर उसके डैड खड़े होते हैं जो कि सब कुछ देख रहे होते हैं। लू चैन कहता है लगता है कि मेरे फादर मेरा टेस्ट ले रहे हैं, इसी वजह से वो लू हांग को यहाँ पर लेकर आए हैं ताकि मैं इसके साथ फाइट करूं और उन्हें दिखा सकूं कि वाकई में इतना काबिल हूँ या नहीं, इतना उन्होंने मेरे बारे में सुना है। अब जबकि मेरे फादर जी देखना चाहते हैं तो चलो ठीक है उनको दिखाते हैं। लू चैन जंप करते हुए वहीं पर खड़ा हो जाता है। लू हांग जो अपने हंटर के साथ उसके ऊपर अटैक करती है वो अपने हाथ के साथ ही उसके हंटर को पकड़ लेता है। पैट्रियार्च के साथ वाला एल्डर कहता है पैट्रियार्च अब आपको क्या लगता है ये लड़का वाकई में एक जीनियस है। पैट्रियार्च उसे कहते हैं अगर ये लड़का आज लू हांग को नहीं हरा पाया तो इसको यहीं से वापस भेज देना, दोबारा इसका हमारी लू फैमिली से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। पैट्रियार्च अपने साथ वाले एल्डर से कहते हैं तुम्हें पता है कि बहुत ही जल्दी एकेडमी वाले यहाँ पर आने वाले हैं एक टेस्ट लेने के लिए, और उस टेस्ट में जो भी पास होगा उसे एक मेरिडियन एक्टिवेशन पिल मिलेगी। मैं पिछले 20 साल से अपनी फाइटिंग स्पिरिट को लेवल 4 तक ही अवेकन कर पाया हूँ और लेवल 4 से आगे नहीं बढ़ पा रहा। अगर मुझे वो मेरिडियन एक्टिवेशन पिल मिल जाए इससे मैं अपनी बॉडी के अंदर जितने भी चैनल्स हैं उन सभी को एक्टिवेट कर सकता हूँ और मेरी बॉडी के अंदर फाइटिंग स्पिरिट फ्लो करेगी जिससे मैं लेवल अप कर सकता हूँ। पैट्रियार्च कहते हैं लेकिन वहाँ पर सीट सिर्फ 3 है और सिर्फ 3 ही मेरिडियन एक्टिवेशन पिल्स मिलने वाली हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम अपनी फैमिली से सबसे बेस्ट बच्चे को वहाँ पर भेजें एडमिशन के टेस्ट के लिए। अगर लू चैन वाकई में एक जीनियस है तो इसी वहाँ पर भेजा जाएगा ताकि वो पिल मेरे लिए लेकर आ सके। लू हांग काफी ज्यादा गुस्से में होती है। लू चैन ने उसके हंटर को पकड़ लिया था तो वो अपने हाथ के ऊपर अपनी पावर्स को रिलीज करती है। लू चैन के ऊपर अटैक करते हुए कहती है कचरे मैं तुम्हें मार डालूंगी, लेकिन लू चैन अपने हाथ को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और कहता है ये तो यहाँ पर वाकई में मुझे जान से मारना चाहती है, अगर मैंने अपनी फाइटिंग स्पिरिट को अवेकन नहीं किया होता तो इसके इस मूव से मैं मर चुका होता। लू चैन साथ ही उसके हंटर को अपनी तरफ खींचता है और अपने पाँव पर अपनी फाइटिंग स्पिरिट को एक्टिवेट करता है और उसे खींचने के बाद उसकी कमर में एक जबरदस्त किक मारता है और सिर्फ एक ही किक के साथ लू हांग पीछे वाली दीवार के साथ जाकर गिरती है और वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाती है। लू चैन आगे बढ़ता है और उसके बेहोश होने के बाद उसके ऊपर जाकर पाँव रखता है और कहता है तुम हमारी फैमिली की सिर्फ एक गुलाम हो, अगर दोबारा मेरे जैसे यंग मास्टर के सामने तुमने खड़े होने की कोशिश की तो फिर मैं दोबारा तुम्हारे सामने इस तरह की मर्सी नहीं दिखाऊंगा, मैं तुम्हें उसी वक्त मार डालूंगा। बाकी के सारे गार्ड्स भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं जिस बच्चे को हम लोग आज तक एक ट्रैश समझते रहे वो लड़का तो एक जीनियस निकला, अगर आज यहाँ पर लू हांग को नहीं हराता तो हमें तो इस बात पर यकीन ही नहीं आता। लू चैन उसको हराने के बाद सीधा अपने फादर के पास अंदर चला जाता है। फादर उसे देखते ही हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं मेरे बेटे तो फाइनली तुम घर वापस आ गए, अभी अभी तुम्हारी उम्र 12 साल हुई है और 12 साल की उम्र पर तुमने अपनी फाइटिंग स्पिरिट को लेवल 2 तक अवेकन कर लिया है, तो एक बहुत बड़े जीनियस हो, तुम्हारी वजह से हमारी लू फैमिली बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरस होगी। फादर अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और लू चैन के कंधे पे रखते हुए कहते हैं लू चैन बेटा अब तुम वापस आ गए हो, साथ ही तुम्हारी फाइटिंग स्पिरिट भी अवेकन हो चुकी है, अगर तुम चाहो तो तुम्हारी लू फैमिली में वापस आ सकते हो और तुम्हें यंग मास्टर का ओहदा भी दिया जाएगा, तुम वापस से हमारी लू फैमिली के यंग मास्टर बन जाओगे। लू कुन और उसके ग्रैंडफादर ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये लड़का दोबारा से यंग मास्टर बने। लू चैन अपने फादर के हाथ को पीछे झटक देता और कहता है लगता है कि लू फैमिली के मास्टर मुझसे मजाक कर रहे हैं। पैट्रियार्च के साथ वाला एल्डर कहता है लू चैन तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है। पैट्रियार्च भी ये बात सुनने के बाद काफी गुस्सा होते हैं और लू चैन से कहते हैं लू चैन तुम अब इतने बड़े हो गए हो कि तुम अपने फादर को फादर कहकर भी नहीं बुला सकते, तुमने मुझे लू फैमिली का हेड कहकर क्यों बुलाया। और साथ ही वो गुस्से के साथ अब अपनी स्पिरिट एनर्जी को रिलीज करते हैं और क्योंकि वो एक लेवल
लेवल 4 के मास्टर हैं। इसी वजह से लू चैन उनकी विल की पावर के सामने अपने घुटने टेक देता है। लू चैन उनसे कहता है तो मैं और क्या कर सकता हूँ, तुम लोगों ने ना सिर्फ मुझे फैमिली से निकाला है बल्कि फैमिली ट्री से मेरा नाम भी मिटा दिया। तुमने सभी के सामने मुझे अपना बेटा मानने से इनकार किया है। फादर उसे कहते हैं लेकिन तुम्हारे पास एक चांस है, मैं तुम्हें दोबारा से अपनी फैमिली का सन बना सकता हूँ। लू चैन चिल्लाकर उसे कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे अब तुम लोगों से कोई भी रिश्ता नहीं रखना और मुझे तुम्हारी फैमिली का यंग मास्टर नहीं बनना। मैं दोबारा तुम्हें कभी भी अपना फादर नहीं कहूंगा। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 6 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।